Nojiko! Nami! Love you. तो दोस्तों अगर पिछला पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, मैंने टाइमलाइन को ऐड कर दिया है। और इस वीडियो में जो तुम लोग वीडियो देखने वाले हो उसका वॉइस थोड़ा अलग होगा क्योंकि मैंने उसे दूसरे माइक से रिकॉर्ड किया है। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें आप लोग को आवाज अच्छा देखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंजॉय करना, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना, मैं होप करूंगा तुम लोग को वीडियो पसंद आएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, प्लीज पूरा देखना। और चैनल पे एक लाइक तो भाई बनता है, तो जाओ वीडियो को एंजॉय करो। और अब इसके बाद हम लोग सांजी, लूफी और यासाकू को देखते हैं। और यासाकू बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहा होता है, लेकिन लूफी और सांजी ये दोनों एकदम मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। और तभी यासाकू बीच में आकर बोलता है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, नामी को आर्लोंग ने पकड़ लिया होगा, लेकिन तुम लोग ये मत बोलना कि तुम लोग को आर्लोंग नहीं पता है। यासाकू सीटी बजाकर लूफी और सांजी से कहता है कि आर्लोंग एक फिशरमैन है जो कि ग्रैंड लाइन में जाकर तबाही मचाता था। तभी लूफी अपना एक ड्राइंग स्किल दिखाता है जिसमें वो एक मछली का चेहरा बनाता है। जरा सा लूफी फिशमैन का पिक्चर बनाने का ट्राई कर रहा था, तो उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लेना आप लोग। फिर यासाकू सांजी और लूफी से बोलता है, ग्रैंड लाइन को ऐसे ही लुटेरों का कब्रिस्तान नहीं कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर 3 सबसे बड़े पावर्स रूल्स करते हैं और उनमें से एक है 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी। वो 7 वॉरलॉर्ड सरकार के लिए काम करते हैं। फिर लूफी यासाकू से पूछता है कि आखिरकार गवर्नमेंट क्यों अप्रूवल देगी, वो भी पायरेट जैसे इंसानों को। दरअसल यासाकू उन लोगों को बताता है कि जो वॉरलॉर्ड वाले पायरेट हैं वो अपने कमाई का एक हिस्सा सरकार को देते हैं, और वो मीहॉक भी उन 7 वॉरलॉर्ड में से एक है। और उन वॉरलॉर्ड में से एक है जिम्बे, फिशमैन आइलैंड का बॉस। और आर्लोंग भी उन सब में से एक है जो ग्रैंड लाइन में जाके हर जगह पे तबाही मचाता था। उसने ईस्ट ब्लू के अंदर 20 शहरों पर उसने अपना कब्जा जमा के रखा हुआ है। अच्छा, तो नामी उसके पीछे गई क्यों है? शायद उसके पीछे लगे इनाम की वजह से, पर नामी को ये नहीं पता कि आर्लोंग कितना ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम गोइंग मैरी को देखते हैं, यानी लूफी के शिप को। और वो बहुत ज्यादा चुप चुप दिखाई दे रही थी और इंतजार कर रही थी कि आखिर वो कब आर्लोंग पार्क पहुंचेगी। और नामी का होम टाउन भी वहीं पर है। और इसके बाद हम एक बहुत बड़ी सी जगह को देखते हैं जिसमें आर्लोंग पार्क लिखा हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि कोई अपने महीनों का खर्चा किसी को दे रहा होता है और सामने एक नेवी का बंदा बैठा होता है। आर्लोंग, तुम तो काफी समझदार हो बाकी पायरेट से। और ये जो बंदा हंस रहा है इसी का नाम है आर्लोंग, जिससे कि नामी मिलना चाहती है। और इस तरफ नामी भी आ जाती है। और जैसे ही आर्लोंग पार्क के अंदर जाने वाली होती है, पीछे से एक बच्चा आ जाता है। ये बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि आर्लोंग ने इसके पापा को मार डाला है और बदला लेने के लिए ये आर्लोंग को यहाँ पर मारने आया है। फिर नामी अपना डंडा निकालती है और उसे मारकर गिरा देती है। आर्लोंग के पास तुम जैसे बच्चों के लिए समय नहीं है। फिर वो उसके ऊपर पैसा फेंकती है, इन्हें रख लो और चले जाओ यहाँ से। नामी आर्लोंग पार्क के अंदर चली जाती है और जब आर्लोंग नामी को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नामी, तुम आ गई? हाँ मैं आ गई। मुझे रास्ते में बहुत सारे पागल भी मिले थे और वो मेरी बातों में आसानी से आ गए थे। वैसे भी तुम्हें दूसरों को बाटली में उतारना तो आता ही है नामी। चलो अब तुम तो आ गई हो, चलो अब पार्टी किया जाए। और इस पूरे सीन को देखकर ऐसा लगता है कि नामी भी आर्लोंग पायरेट से मिली हुई है, लेकिन आखिर क्या आगे होने वाला है ये तो आगे ही पता चलेगा। और इस तरफ उसोप और जोरो आर्लोंग पार्क में पहुंच जाते हैं। और फिर जोरो कहता है, हमें आर्लोंग पार्क के अंदर घुस के इनको मारना होगा। और ये सुनकर जॉनी और उसोप बुरी तरह डर जाते हैं। ओए भाई जोरो, जरा आराम से। हाँ, तू इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों रहता है हमेशा? क्योंकि लूफी ने मुझे नामी को वापस लेके आने को कहा है और जैसा लूफी बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा। यासाकू भाई, हम दिक्कत में पड़ सकते हैं, हमें कुछ करना होगा। ये दोनों एक हथौड़ा उठाते हैं और जोरो को मार के उसे बांध देते हैं। ये लोग सोचते हैं कि आर्लोंग पार्क उस तरफ है, तो नामी की बोट कोकोयाशी विलेज के सामने क्या कर रही है। और तभी इनकी नजर बहुत सारे फिशमैन पर पड़ती है और ये देखकर ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अबे उसोप, मुझे खोल तो दे भाई। और ये बातें ये फिशमैन सुन लेते हैं। उड़ी बाबा, कुछ गड़बड़ लगती है, चलो जाके चेक किया जाए। और ये पानी में तैर के इनके तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उसोप और जॉनी जोरो को छोड़ के यहाँ से भाग जाते हैं। भाई कैसे दोस्त है ये लोग? और ये फिशमैन जोरो से पूछते हैं, बाजी लगता है आपके दोस्तों ने आपको धोखा दे दिया। और ये दोनों फिशमैन जोरो को उठा के आर्लोंग के पास लेके जाने लगते हैं। और ये देखकर उसोप और जॉनी जोरो से माफी मांगते हैं। माफ करना जोरो भाई, हम लूफी को जरूर बताएंगे कि आप कितने महान पायरेट थे, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे बड़े भैया जोरो। ये दोनों कोकोयाशी लैंड पर उतरते हैं और देखते हैं कि पूरा का पूरा विलेज एकदम तहस नहस हो चुका है और सभी घर यहाँ पर टूटे फूटे पड़े हैं। मैंने सुना था कि फिशमैन नॉर्मल इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। उसोप ये सब के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीछे एक फिशरमैन आ जाता है और उसोप उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग
जाता है और तभी एक बच्चा आता है और उसे लात मारकर वहीं पर गिरा देता है। और ये वही बच्चा था जो कि थोड़ी देर पहले आर्लोंग को मारने आया था। उस बच्चे को लगता है कि उसोप एक फिशरमैन था और उसे मारने वाला होता है। और तभी पीछे से एक लड़की आती है और उसे बचा लेती है। और ये लड़की बहुत ज्यादा डरी होती है और ये उसोप से बोलती है कि क्या तुम भूल गए हाँ कि कैसे उन लोग ने सभी शहर को खत्म कर दिया? क्या तुम वापस चाहते हो कि वो लोग यहाँ पर आए और फिर से तबाही मचाए? ये लड़की उसोप की तरफ देखती है और बोलती है ये फिशरमैन तो नहीं लग रहा है। और हम देखते हैं कि वो फिशरमैन उसोप का पीछा करते करते यहाँ पर पहुंच जाता है और फिर उसोप अपना गुलेल निकालता है और उसे मारने वाला होता है। और तभी ये लड़की पीछे से हथौड़े से उसोप के ऊपर हमला करती है। मैंने कहा था ना, अगर तुमने कुछ भी किया तो वो फिशरमैन्स हम सभी को मार देंगे। और ये एक ही बात मुझे पता नहीं तुमको कितनी बार समझानी पड़ती है। और उसोप को छुपाने के बाद वो लड़की फिशरमैन से बोलती है वो लंबी नाक वाला इंसान वहाँ पर भागा है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग उसोप को अपने घर पर लेकर जाएंगे। और इस तरफ सांजी बोट के अंदर अपना खाना बना रहा होता है और ये देखकर लूफी के मुंह में पानी आने लगता है। सिर्फ लूफी को ही नहीं बल्कि किसी और के मुंह में भी पानी आ रहा होता है। और समुद्र के अंदर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी आंखें खुल चुकी होती है और वो खाने के पीछे भागने लगता है और लूफी के शिप के नीचे आ जाता है। और इस तरफ आर्लोंग पार्क के अंदर दो आदमी आर्लोंग से बोलते हैं सर हम किसी को लेकर आए हैं। जरा सर ये लोग जोरो को लेकर आए होते हैं। मैं एक लड़की को ढूंढने आया हूँ, समझा तू आधी मछली। क्या कहा? आधी मछली? बहुत ज्यादा बोलते हो तुम। इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ और आगे से हमें आधी मछली मत बोलना। हम लोग पानी के अंदर सांस लेने की काबिलियत रखते हैं। और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर जोरो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। फिर नामी आर्लोंग से कहती है मैंने इस आदमी से बहुत ज्यादा खजाना लूटा हुआ है और ये यहाँ पर भी आ गया मेरा पीछा करते करते। इसे तो ये भी नहीं पता है कि ये किस जाल में फंस चुका है। क्या तू हमेशा से ऐसे ही है नामी? यहाँ तूने तो कहा था तुझे पायरेट्स पसंद नहीं है। तुम चौंक गए ना, वो सब तो एक ड्रामा था। और हम देखते हैं कि नामी के हाथ के ऊपर एक टैटू बना हुआ होता है और वो टैटू आर्लोंग के फ्लैग जैसा सेम होता है। और नामी उन लोग को बताती है कि वो आर्लोंग पायरेट की लीडर है। और इस तरफ सांजी बोट के नीचे देख रहा होता है और तभी वो मॉन्स्टर बाहर निकल जाता है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। फिर लूफी उसे एक पंच मारता है, गम गम पिस्तल, जो भी मेरे खाने के पीछे पड़ेगा मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। और ये सब देखकर सांजी लूफी को एक लात मार देता है और वो उस खाने को उस मॉन्स्टर के पास लेकर जाता है। ये लो इसे खा लो तुम। और तभी वो मॉन्स्टर अपने दांत खोलता है और जैसे वो अपना दांत खोलता है सांजी उसे एक लात मार देता है। यासाको को ये सब देखकर कुछ नहीं समझ आ रहा होता है क्योंकि ये अभी इसके ऊपर प्यार दिखा रहा होता है और अचानक से उसे एक लात मार के फेंक देता है। दरअसल ये मॉन्स्टर उस फूड के साथ सांजी को भी खाने वाला था, इसीलिए सांजी ने इसे मारा है। ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इनके ऊपर हमला करने वाला होता है। और तभी सांजी इसे एक बहुत जबरदस्त लात मारता है और उस अटैक का नाम होता है कॉलियर शूट। और इस तरफ फाइनली उसोप जाग जाता है और अपने सामने उसी लड़की को देखता है जो कि एक कुर्सी के ऊपर बैठी होती है। ये लड़की बताती है कि उसका नाम है नेजुको और सामने वो भी बच्चा बैठा होता है जो कि रो रहा होता है। तुम तो गोसा विलेज में रहते थे ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर वो लोग ने तुम्हें देख लिया तो तुम मारे जाओगे। मुझे पता है, पर वो लोग ने मेरे फादर को मार दिया और मेरे गाँव से सारा खजाना भी लूट लिया और मैं उसे मारने के लिए आर्लोंग पार्क भी गया था, लेकिन उधर नामी ने मुझे रोक लिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मर भी जाऊँ, मैं अपने फादर का बदला जरूर लेकर रहूंगा, भले ही मेरी इसमें जान क्यों न चली जाए। हाँ तो मर जाओ फिर, अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो जाओ उससे लड़ो और मर जाओ। वैसे भी तुम कुछ करने के लायक नहीं हो। मैं एक लड़की को जानती हूँ जिसने मौत से भी बदतर जिंदगी देखी है और अपना लक्ष्य पाने के लिए वो हर मुश्किल का सामना करती है और इसीलिए मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो बार बार मरने की बात करते हैं। तो मुझे करना क्या चाहिए? क्या तुम्हारी मम्मी जिंदा है? हाँ वो जिंदा है, तो तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए, उससे में तुम्हारी खुशी होगी। और फिर वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। तुम तो दिल की काफी अच्छी हो और मेरा नाम है कैप्टन उसोप और मैं यहाँ पर एक नामी नाम की लड़की की तलाश में हूँ। क्या कहा तुमने? नामी? और नोजी को उसको सारी बात बताती है और उसोप चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि नामी आर्लोंग पायरेट्स की लीडर है। उसका नाम यहाँ पर बहुत ज्यादा बदनाम है और वो इसी घर में पली बड़ी है। नोजी को एक फोटो फ्रेम को उठाती है जिसमें कि छोटी नामी और नोजी को का फोटो होती है। नोजी को उसे बताती है कि वो और नामी एडॉप्टेड है और वो इस घर में बहुत शांति से रहते थे और कोकोयाशी विलेज एक बहुत शांत जगह था। नामी हम सभी को धोखा देकर आर्लोंग पायरेट्स को ज्वाइन कर लेती है। क्या कहा तुमने? इसका मतलब ये है कि वो हमें अभी तक पागल बना रही थी। उसने मेरे गाँव को बचाने में हेल्प की और वो हमारे साथ दिल खोल के हंसती थी। हम तो उसे यहाँ पर लेने आए थे, पर हमें नहीं लगता अब हमें इस काम की जरूरत पड़ेगी। और इस तरफ आर्लोंग पार्क के अंदर जोरो बैठा होता है और नामी जोरो से कहती है कि अब तुम्हें समझ में आया जोरो, मैं तुम्हें हमेशा से इस्तेमाल करती थी। हाँ, इसे पैसे दिया जाए तो ये अपने माँ बाप को भी भूल सकती है। और ये बात सुनकर नामी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, हाँ मैंने वैसे भी इस लड़की के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया था। और जोरो पीछे तालाब के अंदर कूद जाता है और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो खुद को बचा
बचा भी नहीं सकता था। और नामी जोरो को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाती है और उसे बचाकर वापस सरफेस के ऊपर लेकर आती है। ये तुमने क्यों किया? हाँ, ज्यादा बन मत, समझी? तो तुम एक इंसान को मरते हुए भी नहीं देख सकती हो। और ये सुनकर नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जोरो के छाती के ऊपर एक लात मार देती है जहाँ पे उसे मीहॉक ने जख्म दिया था। हाँ, तो क्या करना है इसका, मैं इसे खुद देख लूंगी। और तभी एक फिशरमैन आता है और वो आर्लोंग को बताता है कि उसने एक लंबी नाक वाले इंसान को यहाँ पर देखा था और उसे लगता है कि वो कोकोयाशी विलेज के अंदर जा चुका है। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी वहाँ पर एक काम था। और आर्लोंग के कोकोयाशी विलेज के अंदर जाने की बात आग की तरफ फैल जाती है और गांव के सभी लोग सोच रहे होते हैं शायद उसे पता चल गया होगा कि हमारे पास हथियार हैं। और जैसे ही आर्लोंग इस विलेज के अंदर आने वाला होता है सभी लोग अपने घर के अंदर छुप जाते हैं। आर्लोंग एक बंदे के पास जाता है और उससे पूछता है, तू ही है ना वो जिसके पास बहुत सारे हथियार हैं? हाँ, तो इसमें क्या है, मुझे शौक है हथियारों जमा करने का। नोजिको और रूसो पीछे से खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। हम आर्लोंग को हर महीने पे करते हैं, हम पैसों से अपनी जिंदगी खरीद रहे होते हैं और इस विलेज के अंदर जो भी पैसे नहीं देता है आर्लोंग उसका घर और परिवार उजाड़ देता है। और इसी की वजह से गोसा विलेज का ये हाल हो चुका है। आर्लोंग पार्क के अंदर जोरो कैद होता है और तभी नामी वहाँ पर आ जाती है और अपने हाथ में चाकू लेकर आती है और जोरो की सारी रस्सियों को काट देती है और उसे आजाद कर देती है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। और उसकी तलवार यहाँ पर रख के नामी यहाँ से चली जाती है और इस तरफ आर्लोंग उस आदमी को मारने वाला होता है। तभी नोजिको यहाँ पर आ जाती है और उससे बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमने तुम्हें 8 सालों तक लगातार पैसे दिए हैं और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुम्हारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं? हाँ। नोजिको की बात सुनकर सभी विलेजर्स भी बाहर आ जाते हैं और ये देखकर ये आदमी बोलता है, सभी लोग अंदर चले जाओ नहीं तो हमारे 8 साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। आर्लोंग उसे उठाकर जमीन पर फेंक देता है और वो उस आदमी को उठाकर दोबारा फेंकने वाला होता है और तभी उसके हाथों पर कोई हमला कर देता है और ये सारे फिशरमैन पीछे देखते हैं और ये काम उसप का होता है। मेरा नाम कैप्टन उसप है और मैं समुद्र का बहुत महान पायलट हूँ और अगर तुम्हें आज यहाँ पर मरना नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। भले ही तू 10,000 लोगों को लेकर आ जा, पर मैं एक एक करके सभी को चीर के रख दूंगा। और इतना सुनते ही उसप बुरी तरह से डर जाता है और उसप वहाँ से भागने लगता है और गिनसान नाम का एक आदमी उसी को ट्रीटमेंट देने लगता है। और हम देखते हैं कि सामने से नामी आ रही होती है और जैसे ही सभी गाँव वाले नामी को देखते हैं सब लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं और सिर्फ गिनसान और नेजिको यहाँ पर बचते हैं और वो डॉक्टर भी यहीं पर रहता है। नामी किसी के कब्र के सामने जाकर बोलती है, बस 70 लाख बस और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, पैसा सब कुछ ठीक कर देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 100 मिलियन बेरीज जमा करके अपने गांव को खरीद लूंगी। और इस तरफ जोरो एक चेयर के ऊपर बैठा होता है सभी फिशमैन को मारकर और जोरो लूफी का इंतजार कर रहा होता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि लूफी उस सी मॉन्स्टर को अपना पेट बना लेता है और उस पर सवारी करते हुए जा रहा होता है और इस तरफ उस सब जैसे तैसे करके खुद को बचा रहा होता है। और तभी एक फिशरमैन उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है और उस सब डर के मारे नीला पड़ जाता है। और इस तरफ जोरो के सामने हाची नाम का एक बंदा आ जाता है। तुम मुझे हाची पुकार सकते हो क्या? तुम हमारे गेस्ट हो? हाँ, मुझे कोकोयाशी विलेज जाना है। ठीक है, तुम मेरे मेहमान हो, उस मटके के अंदर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कोकोयाशी विलेज छोड़ दूंगा। और थोड़ी देर बाद आर्लोंग अपने आर्लोंग पार्क के अंदर आता है और वो सभी को ऐसा देखकर चौंक जाता है। और इसमें से एक फिशमैन जो कि बहुत ज्यादा घायल है वो आर्लोंग को बताता है कि ये काम एक पायरेट हंटर रोनोनोआ जोरो का है। और ये सुनकर आर्लोंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी वही फिशरमैन उस सबको पकड़कर यहाँ पर लेकर आता है और इसे आर्लोंग के सामने पेश करता है। और जब जोरो कोकोयाशी विलेज पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि उस सबको आर्लोंग पायरेट्स ने पकड़ लिया है। और इस तरफ आर्लोंग उस सब के ऊपर पैर रखकर बैठा होता है। तुम जोरो के आदमी हो ना? अरे यार, मुझे मत मारो प्लीज, अगर तुमने मुझे शायद जिंदा रखा तो शायद जोरो यहाँ पर आ जाएगा। और तभी एक फिशमैन यहाँ पर आता है और वो आर्लोंग से बोलता है, इन सब के पीछे जरूर नामी का हाथ होगा और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो जोरो के साथ बहुत पहले से काम कर रही होगी। हाँ, वैसे भी धोखा देना उसकी काबिलियत है। और तभी नामी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, मेरे बारे में फालतू बातें बनाना बंद करो, मैंने 8 साल पहले कसम खाई थी कि मैं तुम लोगों के साथ काम करूंगी। मुझे माफ करना नामी। तुम मुझ पर कब तक शक करते रहोगे? हाँ। और तभी हाची भी यहाँ पर आ जाता है और अपने भाइयों की ऐसी हालत देखकर वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। मैं उसको माफ नहीं करने वाला हूँ, अगर एक बार वो मिल जाए तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। वो सब सोचता है कि बस थोड़ी देर की बात है, इन लोगों को कैसे भी करके थोड़ी देर उलझा के रखना होगा और फिर जोरो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। और ये अपनी गुलेल निकाल कर इन्हें मारने वाला होता है तभी नामी इसके सामने आ जाती है और वो उस सबको अपने डंडे से बहुत बुरी तरीके से मारती है। क्या तू अब भी हमसे लड़ना चाहती है नामी? भले ही तूने हमारी शिप को चुरा लिया, पर लूफी को अभी भी तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है, उसने एक बार भी तुम पर शक नहीं किया और वो अभी भी तुम्हें नेविगेटर के रूप में देखना चाहता है और तू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, मैं सिर्फ पैसे पर विश्वास करती हूँ। और वो सामने पड़े फिशरमैन से एक चाकू लेती है और वो सब बुरी तरीके से डर जाता है और अपने बैग से एक बॉल निकालता है और नामी के ऊपर हमला करता है और चारों तरफ बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर नामी उसप के ऊपर चाकू से हमला करती है और उसके पेट के अंदर एक चाकू घुसा देती है और नामी उसप को मार देती है और पीछे उसप तालाब के अंदर गिर जाता है और उस खून से लथपथ चाकू को
उस फिशमैन को दे देती है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आरलोंग पार्क ज्वाइन करने का, और वो मकसद है अपने विलेज को, कोई ऐसी विलेज को खरीद लेना। मेरे पास बहुत ही जल्द 100 मिलियन बेरीज हो जाएंगे। हाँ, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। जॉनी ने यह सब देख लिया था कि नामी ने उसप को कैसे मारा है, और इस तरफ हम लूफी को देखते हैं जो कि अभी भी इस मॉन्स्टर का सवारी कर रहा होता है, और ये मॉन्स्टर एक जमीन के ऊपर जाके टकरा जाता है और ये बुरी तरह से घायल हो जाता है। और जैसे ये शिप लैंड करती है वहाँ पर जोरो भी खड़ा होता है और ये शिप जोरो से टकरा जाती है। सालो, मुझे मारना चाहते है वो? हाँ। इस तरफ नामी अपने रूम के अंदर जाती है और उसका पूरा रूम नक्शों से भरा हुआ होता है। और फिर नामी एक फ्लैशबैक देखती है जहाँ पर बचपन में आरलोंग उसे इस कमरे के अंदर लेकर आया होता है, और नामी मन ही मन कहती है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। और इस तरफ जॉन इन सभी को आकर बताता है कि नामी ने उस सबको मार दिया है, और ये बात सुनकर ये तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं। और बीच के ऊपर हम लोग एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो एक अजीब सा कपड़ा पहनकर घूम रहा होता है, और इस तरफ जॉन इन सभी को बता देता है कि नामी ने उस सबको मार दिया है। और ये बात सुनकर लूफी जॉनी का कॉलर पकड़ लेता है। फालतू की बातें करना बंद करो। पर मैंने उसे अपने आंखों से देखा था, मैंने कहा ना फालतू की बातें करना बंद करो। नामी ऐसा कभी नहीं कर सकती, हम लोग दोस्त हैं। और तभी अचानक से पीछे नामी आ जाती है। दोस्त? हाँ लूफी, तुम पागलों की तरह बात करना बंद करो। तुम सब बस एक पागलों का झुंड हो जो कि एक साथ काम कर रहे हैं। नामी, तुमने उसे मारा है? हाँ, मैंने तुम्हें अपने आंखों से देखा है। हाँ, मैंने उसे मार दिया है। थोड़ी देर में शायद जोरो भी मरने वाला है क्योंकि आरलोंग उसके पीछे है, क्योंकि जोरो ने उसके सभी भाइयों को मार दिया है और अब जोरो नहीं बचने वाला है। तुम आरलोंग के सामने कुछ भी नहीं हो। वो सब का है नामी? अच्छा, वो तो अभी समुद्र के नीचे होगा, मर गया होगा बेचारा। अपनी बकवास बंद करो नामी, मुझे बताओ वो सब कहाँ पर है। जोरो नामी पर हमला करने वाला होता है, तभी सांजी जोरो को रोक लेता है। क्या तुम अब एक लड़की को मारने वाले हो जोरो? हाँ, तुम्हारा बहुत हो गया, हटो यहाँ से। मैं तुम लोग के पास इसीलिए आई थी कि मुझे लगा तुम्हारे पास पैसा होगा, पर तुम्हें देख कर लगता है कि तुम सभी लोग नल्ले हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा और मेरे बारे में भूल जाओ और तुम लोग एक नया नेविगेटर ढूंढ लो और ढूंढ लेना अपना वन पीस जो भी है। गुड बाय लूफी। लूफी ये सब बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और अचानक से जमीन पर लेट जाता है। मैं अभी सोने जा रहा हूँ, मेरा इस आइलैंड को अभी छोड़ने का मन नहीं है और यहाँ जो भी हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। और ऐसा बोलकर लूफी सो जाता है। तुम्हें जो करना है वो करो, मर जाओ यहीं पर सभी लोग। और ऐसा बोलकर नामी यहाँ से चली जाती है। और इस तरफ से नोजी को उस बच्चे के साथ समुद्र के पास आती है क्योंकि समुद्र के पास एक नेवी का शिप आ रहा होता है। इन सभी को लग रहा था कि ये लोग इनसे हेल्प मांग के बच सकते हैं आरलोंग पायरेट से। ये शिप बहुत ज्यादा बड़ी थी और तभी अचानक से इस शिप पर एक फिशरमैन अटैक कर देता है और अपने मुंह से पानी फेंककर एक मरीन सोल्जर को घायल कर देता है। और तभी इस शिप का कमांडर यहाँ पर आ जाता है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप हमें सरेंडर कर दो। लेकिन ये बंदा आसानी से इसे मार देता है और समुद्र के नीचे एक फिशरमैन बोट को हिला रहा होता है और तीसरा फिशरमैन हाची इस बोट को खिसकाते हुए आगे लेकर जा रहा होता है और उसे तेजी से घुमाता है, जिसकी वजह से पानी में एक वर्लपुल क्रिएट हो जाता है और वो पूरी शिप एक बवंडर के अंदर समा जाती है। और उसी के साथ साथ नोजिको और उस बच्चे की उम्मीद भी यहीं पर डूब जाती है कि वो एक आखिरी उम्मीद थी जो इन्हें बचा सकती है। और इस तरफ लूफी अभी भी आराम से सो रहा होता है। ये लोग उसे जगाने की ट्राई करते हैं लेकिन लूफी नहीं उठता है और जॉनी और यासुको जोरो को पूछते हैं कि यहाँ पर रुकने का क्या वजह है और जोरो बोलता है कि जब तक लूफी यहाँ पर है वो कहीं पर नहीं जाएगा। और इसके बाद जॉनी और यासुको यहीं से जाने लगते हैं। फिर सांजी जोरो से पूछता है, जोरो नामी क्यों रो रही थी, तुम्हें मालूम है क्या? क्या वो रो भी रही थी? नहीं, वो बाहर से तो नहीं रो रही थी पर अपने दिल से जरूर रो रही थी। हो सकता है उसने वो सबको मारा हो इसलिए रो रही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है वो ऊसप को मारेगी? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और हम देखते हैं कि ऊसप अभी मरा नहीं है और ये बंदा भागते हुए इन सभी के पास आने लगता है। और थोड़ी देर पहले जो हमने बीच के किनारे एक आदमी को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि ऊसप ही था। दरअसल नामी ने ऊसप को चाकू नहीं मारा था, उसने अपने हाथ पर ही चाकू मार लिया था और उसने सबके सामने ऐसे एक्ट किया कि जैसे उसने ऊसप को मार दिया है। और शायद नामी ऐसा नहीं करती तो आरलोंग शायद उसे जान से मार देता। और इससे पहले कि वो आरलोंग इसे मारता, नामी ने एक प्लान रच के ऊसप की जान बचा ली। और ये सारी बातें जल्द से जल्द ऊसप लूफी और जोरो को बताना चाहता है। और इस तरफ जोरो और सांजी एक छोटी सी बात को लेकर लड़ रहे होते हैं और तभी ऊसप अचानक से आ जाता है और वो अटैक ऊसप को लग जाता है। ऊसप, क्या तुम जिंदा हो? शायद, पर अब नहीं। और तभी लूफी उठ जाता है और ऊसप से पूछता है कि भाई तू जिंदा कैसे है, तुझे तो नामी ने मार दिया था ना। और ऊसप जोरो और सांजी लूफी को बताता है कि नामी ने उसकी जान बचाई है। और इस तरफ हम नोजिको को देखते हैं और जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचती है वो देखती है कि सारी चेयरें और बोतलें घर पर टूटी हुई होती हैं और उस घर के अंदर नामी थी। और नामी उससे बोलती है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आराम करने आई हूँ। और नामी नोजिको को बताती है कि उसे अपने क्रू के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद था पर वो इन सभी को इस आरलोंग वाले मामले में नहीं घसीटना चाहती है और वो चाहती है कि ये लोग यहाँ से
सही सलामत चली जाए। पर नामी का इच्छा है कि लेकिन नामी अपने क्रू के ज्यादा बहुत खुश रहती है और उनके भलाई के लिए ये सब वो कर रही है। और इस तरफ उस सब सभी को वो कहानी बताने लग जाता है कि नामी आर्लोंग पायरेट से नहीं मिली हुई है और मुझे लगता है इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। नामी हमें ऐसे धोखा नहीं दे सकती है। और वो लोग बात करते हैं कि उन्हें आर्लोंग पार्क पर हमला कर देना चाहिए। और तभी नेजुको वहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है कि तुम सब कितना भी ट्राई कर लो, तुम लोग आर्लोंग पायरेट्स को नहीं हरा पाओगे। और लूफी, जोरो और सांजी सोच रहे होते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। और फिर उसोप इन्हें बताता है कि ये नामी की बड़ी बहन है। और ये देखकर सांजी उसके ऊपर फिदा हो जाता है, उसके आंखों में दिल विल बन जाता है। तुम लोग नामी को अकेला छोड़ दो और इस जगह से चले जाओ, मैं तुम लोग को उसकी कहानी बताने के लिए एकदम से तैयार हूँ। सिर्फ एक शर्त पर, तुम लोग वो कहानी को सुनकर यहाँ से चले जाओगे। हाँ ठीक है, पर मुझे उसके पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसा बोल के जोरो वहाँ पर सोने चले जाता है। लेकिन सांजी को उसके पास्ट में इंटरेस्ट था और वो कहता है वो जोरो को छोड़ो और जाने दो, मैं और उसप नामी का पास्ट सुनने के लिए तैयार हैं। और नेजुको ये देखकर समझ जाती है कि नामी आखिरकार इन लोगों को आसानी से भूल क्यों नहीं पा रही है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इनके साथ नामी का दिल लगा रहता है। और इस तरफ कोकोयाशी विलेज के अंदर एक चूहे जैसा कमांडर यहाँ पर आ जाता है और इसका नाम है कॉलोनल निजुमी। और ये बंदा नेवी ब्रांच 16 का कॉलोनल है और सामने खड़े विलेजर से पूछता है गेंजो कहाँ है। दरअसल गेंजो वही बंदा है जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जिसके पास बहुत ज्यादा हथियार थे। जी सर, मैं ही हूँ गेंजो, मुझे उस जगह पर लेकर चलो जहाँ पर नामी नाम की लड़की का एक घर है। नामी क्यों सर? चुपचाप हमें रास्ता दिखाओ। और इस तरफ नेजुको नामी की कहानी सुनाना शुरू कर देती है। ये आज से 8 साल पहले की बात है और हम नामी और नेजुको का बचपन देखते हैं। और नामी और नेजुको कोकोयाशी विलेज के अंदर ही रहती थी। नामी अपनी जिंदगी में इन्हें कभी नहीं भूल सकती है और इनका नाम है बेलेमेरसान। नामी एक मैप बनाती है कोकोयाशी विलेज का, यानी अपने ही गांव का। नामी एक लाइब्रेरी के अंदर जाती है और एक बुक को चुरा लेती है। और तभी यहाँ पर गिनसान यहाँ पर आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। गिनसान यानी गेंजू, और नामी के उसके घर पर लेके जाते हैं। और तभी बेलेमेरसान बाहर आती है और गेंसान को बोलती है क्या हो गया, क्यों परेशान कर रहे हो? वेलकम होम नामी। इसने इतना ज्यादा चोरी की है कि ये लड़की पूरे गाँव में बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। कोई बात नहीं, तुमने उसके बुक के पैसे दे दिए ना, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। गिनसान ये सब सुनकर बाहर भाग जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और ये दोनों हंसने लग जाते हैं। तुम क्यों हंस रही हो? और उसे मार कर बोलती है अगर तुमने अगली बार चोरी की तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगी, समझी? और तभी नेजुको वहाँ पर आ जाती है। अगर मैं तुम्हारे जगह होती तो मैं उसे आराम से चुरा लेती। बेलेमेरा इन दोनों को मारती है। चोरी करना बुरी बात है। अरे यार, हम तो मजाक कर रहे थे। ये देखो नामी ने कितना सुंदर मैप बनाया है। कोई भी ये देखकर विश्वास नहीं करेगा कि इतनी छोटी सी बच्ची इस गांव का इतना सुंदर मैप बनाएगी। जी मॉम, मैं नक्शे के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ और मुझे नक्शे बनाना बहुत ज्यादा पसंद है और इसके लिए मैं पूरी दुनिया का सफर करना चाहती हूँ और मैं उस जगह का नक्शा बनाना चाहती हूँ जहाँ जहाँ पर मैं घूमी हूँ। तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। अगले दिन बेलेमेरे नामी के लिए एक ड्रेस बनाती है, लेकिन नामी उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि ये ड्रेस पहले नेजुको के लिए तैयार की गई थी और वो उसे पहले फिट भी नहीं आ रही थी। और नेजुको नामी से कहती है अरे तो क्या हो गया, मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ, अब मुझे टाइट होती है तो तुम्हें ये फिट होगी, तो इसलिए मॉम ने तुम्हें ये दी पहनने के लिए, तो ज्यादा नखरे मत करो और इसे पहन लो। और ये दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं और इसी बीच नामी बोल देती है कि हमारा खून का रिश्ता नहीं है। और ये बात बेलेमेरे सुन के नामी को एक थप्पड़ मार देती है। तो क्या हुआ? हाँ, अगर तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ? तो वो तुम्हारी बहन है, आज के बाद ऐसी बातें कभी मत करना। तो क्या हुआ? आप भी हमारी असली मॉम नहीं हो। काश हम इस जगह के बजाय किसी अमीर खानदान में पैदा हुए होते हैं। बेलेमेरे ये सुनकर शौक हो जाती है और कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो और तुम्हें मुझसे इतनी ज्यादा नफरत है तो चली जाओ इस घर से। और नामी गुस्सा होकर सच में यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद बेलेमेरे को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर नोजिको यहाँ पर आती है और बोलती है कि हम तीनों एक फैमिली है मॉम, मुझे यकीन है नामी भी ऐसा ही सोचती होगी। तुम बहुत स्ट्रांग हो नोजिको, ये सब पूरी मेरी गलती है। प्लीज मेरे लिए क्या तुम वापस से नामी को लेकर आ सकती हो? तुम उससे कह देना कि मैंने उसके लिए एक बहुत ही टेस्टी खाना तैयार किया है। और उस तरफ नामी गिनसान के घर पर होती है। मुझे लगता है बेलेमेरा बहुत ज्यादा खुश होंगी क्योंकि 2 बच्चों को पालने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि गाँव के सभी लोग मेरी वजह से उनसे नफरत करते हैं, इसीलिए मैंने उनका घर छोड़ दिया। अरे यार, बेलेमेरा बचपन से ही बहुत ज्यादा बदमाश है और अभी भी वो सबके नजरों में बहुत ज्यादा बदमाश है। फिर इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं। ये बहुत समय की पहले की बात है जब हर जगह एक जंग छिड़ी हुई थी। बेलेमेरा पायरेट्स के खिलाफ लड़ रही होती है पर वो जंग में हार जाती है। बेलेमेरा बहुत ज्यादा बुरी हालत में पड़ी होती है, लगभग वो मरने ही वाली होती है। और फिर वो देखती है कि सामने से 2 बच्चे आ रहे होते हैं, बल्कि वो 2 बच्चे कोई और नहीं बल्कि नामी और नोजिको होते हैं। बेलेमेरा उनके पास बहुत ज्यादा हिम्मत से जाती है और उनके बारे में पूछती है और इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था। और जब नामी हंसती है तो बेलेमेरा को एक जिंदा रहने की उम्मीद दिखाई देती है और एक
बहुत तेज तूफान में बेलामेरा उन बच्चों को लेकर कोकोयाशी विलेज में आने लगती है और वो बहुत मुश्किल से कोकोयाशी विलेज में पहुंचती है और उन बच्चों को डॉक्टर को देती है। और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये दोनों बच्ची है कौन। डॉक्टर, इन्हें तूफान की वजह से बहुत तेज बुखार हो चुका है। अच्छा ठीक है, इन्हें मेरे क्लिनिक लेकर चलो, प्लीज इन्हें मरने मत देना, मैं भीख मांगती हूँ। और फाइनली नोजिको और नामी होश में आते हैं और बेलेमेरे डिसाइड करती है कि इन्हें गोद लेगी। फिर वो घिनसान और डॉक्टर उसे समझाते हैं, अरे तुम इन्हें मत पालो, तुम एक अच्छी माँ नहीं बन सकती हो। मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, समझे तुम लोग। मैं इतनी बड़ी तो हो चुकी हूँ कि मैं इन दोनों को पाल सकती हूँ। आज से मैं इन दोनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेती हूँ और आज से मैं इन दोनों के साथी रहने वाली हूँ। और गाँव के सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर तभी इनके खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और हम देखते हैं कि कोई पायरेट्स का ग्रुप यहाँ पर आ रहा होता है और वो कोई और पायरेट्स नहीं बल्कि आरलोंग पायरेट्स का ग्रुप होता है। आरलोंग अपनी शिप के साथ यहाँ पर आता है और पूरे विलेज पर अपना कब्जा जमा लेता है। गेंसान नामी और नोजिको को कहीं पर छुप जाने को कहता है। आरलोंग अपनी पूरी आर्मी के साथ कोकोयाशी विलेज के अंदर आ जाता है। इसी समय से ये पूरा विलेज नहीं, ये पूरा कोकोयाशी आइलैंड अब मेरे कब्जे में है। और सुनो मेरी बात, यहाँ पे हर एक जवान आदमी को मुझे 1 लाख बेरीज हर महीने देने होंगे और हर एक बच्चे के 50,000 बेरीज देने होंगे और जो भी पैसे देने में असफल होंगे उन्हें मरना होगा। और आरलोंग सभी विलेजर से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है और बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर लेता है और यहाँ से जाने लगता है। और तभी इसका एक साथी कहता है, और ये देखो सामने से किसी के घर में धुआं आ रहा है। और ये घर किसी और का नहीं बल्कि बेलेमेरे का होता है। और आरलोंग उसके घर की तरफ जाने लगता है पैसे कलेक्ट करने के लिए। आरलोंग बेलेमेरे के घर पर पहुंचता है लेकिन बेलेमेरे को लगता है कि वो नोजुके और नामी होंगे। पर वो देखती है कि खिड़की के बाहर बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, अंदर आ जाओ, खाना बन चुका है। और जैसे ही आरलोंग अंदर आता है उसके मुंह पर एक बहुत जबरदस्त लात पड़ता है। बेलेमेरे आरलोंग के मुंह के ऊपर एक गन तान देती है और बोलती है, तुम्हारी बहुत ज्यादा बुरी किस्मत है क्योंकि मैं एक नेवी ऑफिसर हूँ। और ये देखकर सभी फिशमैन हंसने लग जाते हैं और आरलोंग भी ये देखकर हंसना शुरू कर देता है। हा 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 हा, कितने कमजोर हो तुम लोग। और अपने दांतों से उस गन को तोड़ देता है। और इस तरफ नामी और नोजिको बेलेमेरे के घर की तरफ जाने लगते हैं अपनी मॉम को बचाने के लिए। पर तभी वो डॉक्टर आकर इन सभी को पकड़कर यहाँ से लेके जाता है। और इस तरफ आरलोंग बेलेमेरे के हाथ पे बहुत जोर से मारता है जिसकी वजह से बेलेमेरे के बाजू नीले पड़ जाते हैं। बेलेमेरे दर्द से चिल्ला रही होती है। तभी गेंसान यहाँ पर आ जाते हैं। 1 लाख पर एडल्ट के और 50,000 हर बच्चे के। अगर तुम मुझे इतने पैसे दे देती हो तो मैं तुम्हारा जान बख्श दूंगा। और तुम्हारी पूरी फैमिली का होता है 2 लाख। तुम्हारे पास कितने पड़े हैं? मेरे पास मुश्किल से 1 लाख होंगे। हाची देखता है कि अंदर 3 लोगों का खाना बन रहा होता है। अच्छा, तो यहाँ पर 3 लोग रहते हैं। हाँ, गेंसान सिचुएशन को संभालते हुए बोलता है, बेलेमेरे ने मुझे आज खाना खाने के लिए बुलाया है। मैं आज इनके घर पर खाने वाला था। बेलेमेरे, जल्दी से इनका पैसा दे दो नहीं तो हमारा खाना ठंडा हो जाएगा। और एक दूसरा फिशमैन रिकॉर्ड को चेक करता है जिसमें लिखा था कि बेलेमेरे सान अकेले रहती है और वो सिंगल है और उसका कोई भी बच्चा नहीं है। और सेम बात वो डॉक्टर भी कहता है। नामी और नोजिको से इस तरफ, इस आइलैंड पर तुम्हारा जिंदा रहने का कोई भी सबूत नहीं है। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि वो राक्षस को तुम्हारे बारे में पता चल जाए। पर मैं बेलेमेरे को नहीं छोड़कर जाना चाहती। फिर आरलोंग यहाँ से जाने लगती है लेकिन फिर बेलेमेरे आरलोंग को आवाज लगाने लगती है, रुक जाओ, तुम्हें किसने कहा कि मैंने वो पैसे अपने लिए दिए? हाँ, मैंने वो पैसे अपने 2 बच्ची के लिए दिए हैं। मेरे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। बेलेमेरे, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे माफ करना गेंसान, अब मैं ये नहीं कह सकती कि वो दोनों मेरी बच्चियां नहीं हैं। भले ही मुझे उनके लिए अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े, भले ही हम लोग खून के रिश्ते से नहीं बने हुए हैं, पर मैं अब उनकी माँ हूँ। और बेलेमेरे की ये बात सुनकर नामी और नोजिको बेलेमेरे के तरफ भागने लगते हैं और बेलेमेरे को कस के गले लगा लेते हैं। मुझे माफ कर देना मेरी बच्चियां, मैं एक माँ के तौर पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मरिए मत। बेलेमेरे को बहुत ज्यादा अफसोस होता है क्योंकि वो नामी का सपना पूरा होते हुए नहीं देख पाएगी। और ये तीनों दोबारा से गले लगते हैं। तभी पीछे से आरलोंग और उसके पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं। मुझसे वादा करो तुम लोग मेरी बच्चियों के साथ कुछ भी नहीं करोगे। हाँ जरूर, मैं कुछ नहीं करने वाला। गेंसान इन सभी पायरेट्स पर हमला करता है बंदूकों से, लेकिन तभी एक पायरेट आकर उस गोलियों को रोक लेता है और उसे तलवार से मारकर घायल कर देता है। और पीछे से बहुत सारे गाँव वाले लोग इन्हें मारने के लिए आ रहे होते हैं। तभी आरलोंग बोलता है, इन सभी को मारना मत, बस इन्हें अच्छे से सबक सिखा दो। और ये फिशमैन ऐसा ही करते हैं और बेलामेरे नामी और नोजिको को घर के अंदर फेंक देती है। और हम देखते हैं कि आरलोंग बेलामेरे के छाती के ऊपर अपनी बंदूक रख देता है। नामी, नोजिको, आई लव यू बच्चे, मैं तुम लोग से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और आरलोंग इसे बंदूक से मार देता है। और ये पूरा दृश्य नामी और नोजिको के सामने होता है और ये देखकर नामी और नोजिको बुरी तरह से टूट जाते हैं। हा 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 हा, मेरे राज्य के अंदर जिसके पास पैसे नहीं होंगे उसे मेरे राज्य में रहने की कोई इजाजत नहीं है, मैं उसे जिंदा मार दूंगा। हाची के हाथ में नामी के द्वारा बनाया गया वही मैप होता है। जब उस मैप को आरलोंग देखता है तो बोलता है, ये तो बहुत बढ़िया है, इसे अपने साथ लेकर चलो, ये हमारे बहुत काम आ सकती है। और हाची नामी को पकड़कर यहाँ से लेकर जाने लगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ओए, अपना हाथ बच्चों से दूर रख। और तभी एक फिशमैन गेंसान को बुरी तरह से काट देता है और उन्हें घायल कर
देता है, लेकिन इसके बावजूद भी घिनसान हार नहीं मानते और नामी को बचाने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। प्लीज रहने दीजिए, मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई और मर जाए। और आरलोंग पूरे विलेज को तबाह करके यहाँ से चला जाता है और जितनी भी शिप कोकोयाशी विलेज में बची हुई थी उन्हें भी तोड़ देता है, ताकि इधर से कोई भी बंदा यहाँ से इस गाँव से बाहर न जा पाए। और इस तरफ हम हॉस्पिटल में घिनसान को देखते हैं। घिनसान मरते नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। इसके बाद नोजिको बेलामेरे के कब्र के पास जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आगे उसे क्या करना चाहिए। और इसके बाद अगले दिन गांव के लोगों को आरलोंग की जगह पता लग चुकी है और सब लोग मिलकर आरलोंग को मारने का डिसाइड करते हैं। और तभी सामने से नामी आने लगती है। नामी को देखकर नोजिको उसे गले लगा लेती है और बाकी सभी विलेजर्स नामी के पास आते हैं और नामी से पूछने लगते हैं कि आखिर आरलोंग ने उसके साथ क्या किया। नामी बोलती है कि मैं आरलोंग पायरेट्स को ज्वाइन करूंगी और मैं उनके लिए काम करूंगी। घिनसान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। ये तुम कैसी बात कर रही हो नामी, ये क्या कर रही हो तुम? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया? क्या वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं? नामी बोलो, मुझसे दूर हो जाओ। और हम देखते हैं कि नामी के हाथ में आरलोंग पायरेट्स का टैटू बन चुका होता है, जिसका मतलब ये है कि नामी ने सच में आरलोंग पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया है। और नामी के हाथ में बहुत सारे पैसे भी होते हैं। ये देखो, इन लोगों ने मुझे पैसे भी दिए हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इससे कुछ भी खरीद सकती हूँ। नोजिको को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुमने पायरेट्स को ज्वाइन किया नामी? हाँ, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुम्हें पता है उन्होंने हमारे साथ क्या किया है? तो क्या हुआ? हाँ, कम से कम मैं बेलेमेर के जैसा गरीब तो नहीं मरूंगी। तुम्हें पता नहीं है क्या, बेलेमेरा हमारे वजह से तो मारी गई है। नामी, यहाँ से चली जाओ और कभी भी दोबारा इस गांव में अपने कदम मत रखना। और इसी के साथ नामी यहाँ से रोते रोते चली जाती है। और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। नामी बेलेमेर के कब्र के पास बैठी होती है और फिर नोजुको भी यहाँ पर आ जाती है। और नामी बोलती है, मुझे नहीं लगता कि सरकार से हमें कोई हेल्प मिलने वाली है, इसलिए मैंने आरलोंग के साथ एक एग्रीमेंट किया है नोजिको, ताकि मैं कोकोयाशी विलेज को 100 मिलियन बेरीज में खरीद सकूं। और अगर मैंने ये गांव खरीद लिया तो सभी लोग यहाँ से आजाद हो जाएंगे और किसी को मरना नहीं पड़ेगा। बस मुझे आरलोंग के साथ काम करना पड़ेगा और उनके लिए मुझे बस समुद्र का नक्शा बनाना होगा। पर 10 करोड़ तो बहुत ज्यादा पैसा होता है नामी, और मुझे नहीं लगता कि अगर तुम पूरी जिंदगी भी इतना काम करोगी तो तुम इतना पैसा कमा पाओगी। भले कुछ भी हो जाए, पर मैं 100 मिलियन बेरीज जमा करके रहूंगी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये सब विलेजेस के लिए करना ही पड़ेगा। और अगर मैंने किसी और से हेल्प मांगी तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। पर बेलामेरा के कातिलों के साथ रहना तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक होगा। हाँ, मैं जानती हूँ, पर मैं जब तक उन लोगों के साथ रहती रहूंगी, मैं अपने चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान रखूंगी, जिससे कि वो लोग को थोड़ा भी शक नहीं होगा मुझ पे। और मैंने डिसाइड कर लिया है, आज से मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। और इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और ये बातें सांजी और उसॉप सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और सांजी गुस्से से उठ जाता है, जिसने भी नामी को इतना ज्यादा तड़पाया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी नोजिको सांजी के मुंह पर एक पंच मारती है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? हाँ, मैंने तुम लोग को ये सब कहानी इसलिए बताई कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तुम लोग नामी के 8 साल के मेहनत के ऊपर पानी फेरना चाहते हो। हाँ, उसको अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो, तुम लोग उसके रास्ते के बीच में आ रहे हो। और जॉनी और यासुको भी ये कहानी सुन रहे होते हैं और ये कहानी सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं। और इस तरफ नामी खुश होती है क्योंकि वो अपने सफर के एंड तक पहुंच चुकी होती है और वो बहुत ही जल्द कोकोयाशी विलेज को खरीदने वाली है। और ये सब सोचकर नामी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और इसके बाद लूफी कोकोयाशी विलेज में पहुंचता है और इसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, जो कि कोकोयाशी विलेज के अंदर पहुंच चुका होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि गेनसान और वही कॉलोनल इधर पर आ रहे होते हैं। और तभी नामी भी इन्हें देख लेती है और इन्हें देखकर हैरान हो जाती है कि गेनसान एक नेवी वाले बंदे के साथ क्या कर रहे हैं। और ये नेवी वाला बंदा पूछता है, तेरा ही नाम है ना नामी, जिसने बहुत सारे लुटेरों से उसका सामान चुराया है? और अब से जो भी तूने चुराया है, अब से तेरा सारा माल सरकार का होता है। और जल्दी से बता दे, सारा सामान कहाँ पर तूने छुपा के रखा है? तूने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? मैं आरलोंग पायरेट्स के लीडर हूँ। अगर आरलोंग ने ये बात सुना तो वो तेरी जान ले लेगा। बेवकूफ लड़की, सभी लोग जाओ और उस खजाने को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। नामी ये सब नहीं सहती और अपना डंडा निकाल कर नेवी वाले को मारने लग जाती है। आरलोंग लोग ने कितने लोगों को मारा है और कितने बेकसूर लोगों की जान ली है, तुझे पता है ये सब बात। पर कभी भी नेवी वाले यहाँ इस गाँव में नहीं आए इन सभी गाँव वाले को बचाने के लिए। और ये सब सारी बातें इग्नोर करके तू एक चोर से उनकी सारी चीजें लेने आया है। कितने सालों से ये आइलैंड वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, पर तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी एक नेवी वाला जमीन को खोदने वाला होता है। तभी नामी वहाँ पर जाकर उसे अपने डंडे से मारकर गिरा देती है। बेलामेरा के कब्र के पास जाने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? मैंने वो पैसा इसलिए जमा किया है क्योंकि ताकि तू इस गाँव को बचा सके। और तुम नेवी वाले, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर और तुम्हें किसने ऑर्डर दिया कि एक चोर से उसका सामान चुरा सके तू? हाँ, नामी ये देखकर हैरान हो जाती है कि गेनसान को ये सभी बातें पता होती है। हाँ नामी, मुझे सब कुछ पहले से पता था। जब तुमने मुझे बताया था कि तुम आरलोंग पायरेट्स को ज्वाइन करने वाली हो, तब तो मुझे नहीं समझ में आया था, लेकिन बाद में मैंने नोजिको से ये सब बात पूछी थी और इसके बाद मुझे इस असलियत के बारे में पता चला। और सिर्फ मुझे ही नहीं, ये बात पूरे गाँव वाले लोग को पता है कि तुम आरलोंग पायरेट्स के साथ इसलिए हो कि तुम पूरे गाँव को बचा सको। नामी, अगर तुम इस गाँव को बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो तो अपना सामान उठाओ और यहाँ से भाग जाओ, समझे तुम? हम लोग इस आइलैंड पर 10 करोड़ ढूंढने आए हैं, कोई चावल का दाना नहीं। और तुझे क्या लगता है हम ये इतना आसानी से छोड़ देंगे? पर तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर 10 करोड़ बेरीज
बेस है। नामी ये सब सुनकर एकदम शौक में हो जाती है और उसे समझ आता है कि आर्लोंग ने इस नेवी वाले को यहाँ पर भेजा हुआ है। तुम्हें यहाँ आर्लोंग ने भेजा है ना, सच बताना। मुझे क्या पता, मैं तो बस तुम्हारी चुराई हुई चीज यहाँ पर लेने आया हूँ। फिर एक नेवी वाला चिल्लाकर बोलता है, सर हमें खजाना मिल गया। और फिर हमें पता चलता है कि इस नेवी वाले और आर्लोंग के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि इस 100 मिलियन बेरीज में से 30 मिलियन बेरीज इस आर्मी वाले के पास जाएंगे। और नामी को अपने इतने साल की हुई मेहनत उसके सामने बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही होती है और ये देखकर नामी बहुत बुरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे छूना भी मत। और तभी नेवी वाला बंदा एक गन निकाल लेता है और उसके ऊपर फायर करने वाला होता है। तभी नोजिको बीच में आ जाती है और वो बंदूक की गोली नोजिको को लग जाती है, लेकिन नोजिको मरती नहीं है, बस वो घायल हो जाती है। इसके बाद ये लोग नोजिको को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर नोजिको को देखता है और नोजिको का इलाज करते हुए गेनसान सभी को बताता है। पूरे 8 साल तक आर्लोंग ने नामी से झूठ बोला और उसे धोखे में रखा। और ये सुनकर पूरे गाँव वाले लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उस कमी ने आर्लोंग ने पूरे 8 साल तक यूज किया है नामी का और उसे हमेशा से धोखे में रखा है। और नामी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और दौड़कर आर्लोंग के पास जाने लगती है उसे मारने के लिए। और जब वो आर्लोंग के पास पहुंच जाती है तो वो आर्लोंग से पूछती है कि आर्लोंग, मेरे पैसे नेवी वाले ने चुरा लिए, क्या हुआ तुम्हारे वादे का? हाँ, तुमने मुझसे वादा किया था अगर मैं तुम्हें 100 मिलियन बेरीज दे दूंगी तो तुम कोकोयाशी विलेज को छोड़ दोगे और यहाँ से चले जाओगे। तुमने अपना वादा तोड़ दिया है। तुमने मुझसे कहा था मुझे जान से ज्यादा मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। कौन सा वादा? हाँ नामी। और फिर सभी फिशमैन हंसने लग जाते हैं और फिर नामी रोने लग जाती है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, आर्लोंग तेरे पैसे चोरी हो गए। हाँ, कितनी बदकिस्मत की बात है। जा फिर से 100 मिलियन बेरीज जमा कर और कोकोयाशी विलेज को छुड़ा ले। और अगर तू यहाँ से भागने की कोशिश करेगी मैं तेरे पूरे गाँव वाले को जान से मार दूंगा। और इस तरफ सांजी भी पूरी तरह से तैयार था लड़ने के लिए और नामी की सारी तकलीफों को खत्म करना चाहता था। जोरो भी उठ जाता है, बकवास बंद करो और चलो यहाँ से। और नामी भागते हुए अपने गाँव की तरफ जाने लगती है और नामी को सिर्फ एक ही बात की टेंशन होती है कि कोई भी गाँव वाले लोग आर्लोंग पर हमला करने न चल जाए गुस्से में, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सभी विलेजर्स मारे जाएंगे। और इस तरफ हम लोग देखते हैं कोकोयाशी विलेज के अंदर सभी लोग तैयार होते हैं आर्लोंग से लड़ने के लिए और ये सब बात करते हैं कि नामी के साथ जो भी कुछ हुआ ये सब सुनने के बाद वो लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। हमें उस आर्लोंग को सबक सिखाना ही होगा, उसने नामी के भोलेपन का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। सभी लोग तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। फिर नामी यहाँ पर आ जाती है, बस कुछ ही टाइम की बात है, मैं फिर से मेहनत करूंगी और 100 मिलियन बेरीज जमा कर लूंगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आर्लोंग से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है और इस बार ये बहुत ज्यादा आसान होगा। मैं आराम से 100 मिलियन बेरीज जमा कर लूंगी, मेरा विश्वास कीजिए, आप लोग मेरा चिंता मत कीजिए। गेनसान नामी के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। बस करो नामी, तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुमने हमारे लिए 8 सालों से इतना दर्द सहा है और तुम उस आर्लोंग के साथ 8 सालों से काम कर रही हो। ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा मैं जानता हूँ नामी। तुमने अपना लड़ाई बहुत बखूबी लड़ा नामी। अब तुम इस गाँव को छोड़ के चली जाओ। अब ये सब हमारे ऊपर छोड़ दो नामी, प्लीज यहाँ से चली जाओ नामी। तुम्हारा एक सपना है, तुम उसे अपने सपने को पूरा करो नामी। फिर नामी एक चाकू निकाल लेती है और बोलती है कि प्लीज यहाँ से मत जाइए, मैं आप सबको मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ और अगर आप लोग वहाँ पर गए तो आप सभी लोग मारे जाओगे। आप सभी को पता है ना? हाँ हमें पता है नामी, पर हमने अपना मन बना लिया है नामी, हम उस आर्लोंग को सबक सिखा के रहेंगे। नामी मेरे रास्ते से हट जा, सभी लोग चलो मेरे साथ। और गेनसान सभी विलेजर्स को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं और नामी इस वक्त बहुत सारी चीजें सहन कर रही होती है। बेलेमेरे के मरने के बाद उसने 8 साल तक जो भी मेहनत की थी वो खराब होता हुआ दिखाई दे रहा होता है उसे। क्या सभी गाँव वाले लोग मारे जाएंगे? और अपने हाथ पे बने टैटू को अपने हाथों से निचोड़ने लगती है और फिर चाकू से उसे मिटाने की कोशिश करती है और बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है। अपने आप को मारने वाली होती है तभी वहाँ पर लूफी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर नामी लूफी को देखकर कहती है, क्या चाहिए तुम्हें लूफी? तुम अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं? तुम्हें तो ये भी नहीं पता यहाँ पर 8 साल पहले इस आइलैंड पर क्या हुआ था। मैंने कहा था ना तुम यहाँ से चले जाओ, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो लूफी? मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। लूफी मेरी मदद करो प्लीज। बस इतना ही सुनने की देर थी। लूफी अपना टोपी निकालता है और नामी के सर पर रख देता है और चिल्लाकर बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा नामी। और इतना कहने के बाद लूफी आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पर उसब, जोरो और सांजी खड़े हुए होते हैं और जाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं। और इस तरफ सभी विलेजर्स आर्लोंग के गेट के सामने पहुंच जाते हैं, पर आर्लोंग के मेन गेट के सामने जॉनी और यासाकू बैठे होते हैं। जब हमें नामी के पास्ट के बारे में पता चला तो हम लोग उस आर्लोंग को चैलेंज करने गए और हम लोग उससे बुरी तरीके से हार गए। पर मुझे माफ करना, हम लोग आप लोगों को अंदर जाने नहीं दे सकते। आप लोगों का जीतने का चांस 0% है। हम लोग अपने हीरोज का आने का इंतजार कर रहे हैं। किनके आने का? वही लोग जिन पे मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ। और पूरे ईस्ट ब्लू की किस्मत बदलने आ चुके हैं और उन लोगों के चेहरे अपने आंखों में बसा लीजिए। और हम लोग फाइनली देखते हैं कि हमारे मेन 4 हीरो यहाँ पर आ चुके हैं आर्लोंग की बैंड बजाने के लिए। आर्लोंग पार्क के अंदर आर्लोंग चिल कर रहा होता है। तभी लूफी दीवार को तोड़कर आर्लोंग के सामने आ जाता है और लूफी इन सभी से पूछता है, तुम सभी में से आर्लोंग कौन है? अब आगे फिर आर्लोंग बोलता है, आर्लोंग? हाँ मेरा नाम है आर्लोंग, और तू कौन है? फिर लूफी बोलता है, मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं एक पायरेट हूँ। इसके बाद लूफी आगे बढ़ के आर्लोंग को एक
एक पंच मारता है जिससे कि आर्लोंग दूर जाके गिर जाता है और ये देखकर आर्लोंग पायरेट्स के चेले और सभी गांव वाले एकदम हैरान रह जाते हैं। तभी आर्लोंग पायरेट्स के चेले लूफी पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ सांजी आके अपने लातों से उन सभी को मार गिराता है और इसके बाद जोरो और उसोप भी यहाँ पर आ जाते हैं और आर्लोंग पायरेट्स उसोप को देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। आखिर ये जिंदा कैसे है? इसको तो नामी ने मार दिया था ना। तभी एक फिशमैन पायरेट बोलता है, इसका मतलब ये है कि नामी शुरू से ही हमसे गद्दारी कर रही थी। और ये सब देखकर गांव वाले एकदम हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये लोग है कौन। तभी गिनसान बोलता है कि आखिर ये हमारे लिए फाइटिंग क्यों कर रहे हैं, आखिर इसका क्या रीजन हो सकता है जो ये हमारे लिए लड़ रहे हैं। तभी जॉनी और यासाकू बोलते हैं, रीजन? आपको रीजन चाहिए? क्योंकि बड़ी बहना नामी रो रही थी, तो आप लोगों को कोई और रीजन चाहिए? और तभी आर्लोंग बोलता है, पायरेट्स हाँ, और जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है कि नामी मैं तुम लोग को कतई नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि वो लड़की मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाली है ग्रैंड लाइन में जाके। और तभी हाची वहाँ पर आता है और अपने मुंह से पिपड़ी बजाने लग जाता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और जोर जोर से हवाएं चलने लगती है। गांव वाले एकदम टेंशन में दिखाई देते हैं। तभी भूकंप जैसा वहाँ पर कुछ आता है और हाची बोलता है, मोमो बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना है। तभी वहाँ पर पानी में से वही सी मॉन्स्टर बाहर आता है जिसे कुछ देर पहले लूफी और सांजी ने बुरी तरह पीटा था। मोमो का हालत बहुत ज्यादा खराब होता है और उसके सिर पर अंडे जैसा कुछ बना होता है और हाची ये देखकर मोमो से पूछता है कि मोमो तुम्हारा ये हाल किसने किया। और सभी गांव वाले मोमो को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और तभी मोमो सांजी और लूफी को देखता है और उन्हें देखकर वही सब बातें याद करता है और ये सब सोचकर रोने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। हाची मोमो को बोलता है कि कहाँ जा रहे हो मोमो, वापस आओ। तभी आर्लोंग मोमो को एक डेश स्टेयर देते हुए बोलता है कि मोमो कहाँ जा रहे हो, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और मोमो ये देखकर समझ जाता है कि आर्लोंग उससे क्या कहना चाहता है और इसके बाद मोमो वापस से पीछे जाता है और सभी पायरेट्स मोमो को चेयर करने लगते हैं। तभी लूफी अपना दोनों पैर जमीन में घुसा करके मोमो का दोनों सिंग पकड़ लेता है। अच्छा तो उसके पास डेविल फ्रूट की पावर है और उसे उठा करके दूर समुद्र में फेंक देता है और सभी गांव वाले ये सब देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। मैं यकीन नहीं कर सकता कि एक इंसान इतने दूर एक इतने बड़े जानवर को फेंक सकता है। और हम देखते हैं कि लूफी का दोनों पैर जमीन में फंस जाता है। आखिर ये तुम कर क्या रहे हो? हाँ। तभी आर्लोंग पायरेट्स के 3 सबसे ताकतवर पायरेट्स वहाँ पर आते हैं और आर्लोंग को बोलते हैं कि आप आराम करिए, इन चिंदी चोरों को हम संभाल लेंगे। ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो करो। तभी हाची अपने मुंह से इंक फेंकता है। जोरो और सांजी उस इंक को डॉच कर देते हैं, लेकिन लूफी पर वो इंक गिर जाता है और उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। तभी हाची एक दीवार को उठा करके लूफी पर फेंकता है। लूफी भाग नहीं पाता क्योंकि उसका पैर फंसा हुआ होता है और तभी सांजी आकर उसे बचा लेता है और उस दीवार को अपने लात से मार के तोड़ देता है। और फिर सांजी बोलता है कि अगर कोई किसी लेडी को रुलाने का कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी एक कराटे फिशमैन आके बोलता है कि तो तुम इतने देर से एक लड़की के लिए लड़ रहे थे, ये तो बड़ी शर्म की बात है और मैंने इससे ज्यादा बकवास बात कभी नहीं सुनी। तभी सांजी बोलता है कि अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें पकाकर खा जाऊंगा, समझे आदि मछली। और ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इस तरफ उसप लूफी को पैर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इससे लूफी बाहर नहीं आता बल्कि वो बस पीछे खिंचाया जा रहा होता है। तभी हाची वापस से उसके ऊपर एक दीवार का मलबा फेंकने वाला होता है। तभी जोरो आकर उसे रोक लेता है और बोलता है, ओए ऑक्टोपस, अगर तुझे लड़ना है तो मेरे साथ लड़, समझा। और हाची उस मलबे को उठा करके जोरो पर फेंक देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस तरफ उसप गलती से लूफी को छोड़ देता है, जिससे कि लूफी उस बड़े होठ वाले फिशमैन से जाकर टकरा जाता है और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि उसप उसे मारने की कोशिश कर रहा है और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। और इस तरफ आर्लोंग उठ जाता है और लूफी की तरफ जाने लगता है और अपना हाथ जमीन में धंसा करके उस जमीन को उखाड़ देता है। और उसे मालूम है कि लूफी ने डेविल फ्रूट खाया हुआ है, तो वो उसे उठा करके पानी में फेंक देता है। और सांजी लूफी को बचाने के लिए पानी में कूदने जाता है, लेकिन जोरो उसे रोक लेता है और उसे बोलता है वो फिशमैन यही चाहते हैं कि हम पानी के अंदर जाएं, उनका ताकत पानी में डबल हो जाता है। अगर हमें लूफी को बचाना है तो हमें इन्हें 10 सेकंड के अंदर हराना होगा। और जोरो हाची से लड़ने के लिए और सांजी फिशमैन कराटे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो उन पर दौड़कर हमला करते हैं। और इस तरफ लूफी पानी के एकदम गहराई में पहुंच जाता है और दूसरी तरफ उसप अभी भी फिशमैन से बचने के लिए भाग रहा होता है। और इस तरफ जोनी और यासा को सोचते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो लूफी जल्दी मर जाएगा। और तभी गेंसान यहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं लूफी को बचाने के लिए पानी के अंदर जा रहा हूँ। और नोजुको भी आके बोलती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। और इस तरफ हम देखते हैं कि लूफी पानी के अंदर डूबता ही जा रहा था। और इस तरफ जोरो हाची से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। जोरो अपने पिछले फाइट से अभी तक रिकवर नहीं हुआ था और उसे बीच लड़ाई के बीच में बुखार भी आ जाता है और वो बहुत ज्यादा दर्द में दिखाई दे रहा होता है। तभी उसके सामने हाची आके उसे बोलता है, अब तुम्हारे सामने 6 स्वॉर्ड स्टाइल आने वाला है। सांजी का ध्यान जोरो पर होता है और इसी चीज का फायदा उठाकर वो कराटे फिशमैन सांजी पर अटैक कर देता है और इससे सांजी पीछे दूर जाकर
आकर गिर जाता है और बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और फिर हाची कहता है कि अब तुम्हारे सामने 6 स्वॉर्ड स्टाइल आने वाला है। और जोरो ये देखकर बोलता है 6 स्वॉर्ड? हाँ, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। फिर जोरो बोलता है कि मुझे एक इंसान से मिलना है और मुझे इस इंसान से मिलने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है और मैं दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और इस तरफ उसप अभी भी उस फिशमैन से बचने के लिए भाग रहा है। और इस तरफ समुद्र के अंदर गेनसान और नोजिको पानी के अंदर पहुंच जाते हैं और लूफी को जगाने की कोशिश करते हैं। और गेनसान उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर लूफी का पैर फंसा हुआ होता है और उस पत्थर को तोड़ते हैं और लूफी बिल्कुल बेहोशी के हालत में होता है। और इस तरफ सांजी उठ जाता है और अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकालता है और उसे पीने लग जाता है और बोलता है अगर इस ऑक्टोपस का लात 40 किलो का होगा तो मुझे जो जेफ मारते थे वो 400 किलो का होगा। और इस तरफ जोरो हाची से कहता है अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि 3 स्वॉर्ड स्टाइल क्या चीज है। जॉनी, यासाकू, मुझे अपनी तलवार दो। और दोनों अपनी तलवारें जोरो की तरफ फेंक देते हैं। और इस तरफ हाची जोरो पर हमला करने वाला होता है और जैसे ही जोरो अपना 3 स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करता है हाची बुरी तरह से घायल हो जाता है। तू ये कैसे कर सकता है? हाँ, मेरे पास 6 स्वॉर्ड स्टाइल है। और फिर जोरो को क्वीना से किया हुआ उसका वादा याद आता है कि वो क्वीना के लिए इस दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड्समैन बनेगा, इतना ज्यादा ताकतवर कि उसकी आवाज हेवन तक पहुंच जाए। और तभी हाची अपना ऑक्टोपस स्टांस का यूज करके जोरो पर अटैक कर देता है लेकिन जोरो उसे रोक लेता है। लेकिन हाची उस पे उसी जगह पर अटैक करता है जहाँ पर उसे चोट लगी होती है और वो जोरो को हवा में उछाल देता है और अपनी तलवारें को गोल गोल घुमाने लगता है और जोरो नीचे आने लगता है उसके तलवार के पास। लेकिन तभी जोरो कुछ ऐसा करता है जिससे कि हाची की एकदम फट जाती है। और तभी जोरो उठता है और बोलता है अगर मुझे तुम्हें हराना है तो मुझे तुमसे बेहतरीन होना पड़ेगा, तभी मैं मीहॉक को हरा सकता हूँ। और तभी जोरो ड्रैगन ट्विस्टर नाम का एक अटैक यूज करता है और हाची की सारी तलवारें को एक ही बार में तोड़ देता है। और आरलोंग भी ये देखकर एकदम शॉक हो जाता है और हाची सोचता है कि मैं एक 3 तलवार वाले से कैसे हार गया। और फिर हाची जमीन पर गिर जाता है और तभी कराटे फिशमैन आकर जोरो पर अटैक करने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर सांजी आकर उसे बचा लेता है। और कराटे फिशमैन सांजी को देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने उसे इतना तेज लात मारा था, उसे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन सांजी अभी भी जिंदा होता है। और सांजी देखता है कि जोरो बहुत ज्यादा घायल है तो वो डिसाइड करता है कि वही जाकर लूफी को पानी के अंदर से निकालेगा। फिर सांजी पानी के अंदर कूद जाता है लूफी को बचाने के लिए और पानी के अंदर गेनसान और नोजिको लूफी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और नोजिको लूफी का सर बाहर लेकर आ जाती है ताकि वो सांस लेते रहे। और तभी वो फिशरमैन यहाँ पर आ जाता है और सांजी को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। और इस तरफ नोजिको लूफी से कहती है लूफी प्लीज वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। वो कराटे वाला फिशमैन थोड़ा भी सांजी को मौका नहीं देता है और उस पर लगातार अटैक करता रहता है। उसके किक, उसके पंचेस सांजी को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और सांजी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और सांजी एक पहाड़ के सामने जाकर टकरा जाता है। सांजी बहुत देर से पानी के अंदर होता है तो वो ऑक्सीजन लेने के लिए पानी के ऊपर जाने का ट्राई करता है और जैसे ही वो ऊपर जाता है वो देखता है कि वो कराटे वाला फिशमैन उसी का इंतजार कर रहा होता है पानी के सरफेस के ऊपर। और सांजी सांस लेने के लिए ऊपर जाने का ट्राई करता है लेकिन वो फिशरमैन सांजी को पकड़कर नीचे लेकर जाने लगता है। और जब वो सांजी को नीचे लेकर जा रहा होता है तो स्पीड बहुत ज्यादा ताकतवर होता है जिससे कि बहुत ज्यादा स्पीड की वजह से सांजी के इंटरनल ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन सांजी अभी भी मरा नहीं था और वो समझ जाता है कि वो इस फिशरमैन को कैसे हरा सकता है। सांजी उसके छाती पर काट लेता है जिससे कि वो हर एक मछली की तरह तड़पने लग जाता है। सांजी ने एक तरीके से इसके गिल्स के ऊपर हमला किया जहाँ पर सारे फिश सांस लेते हैं और सांजी सरफेस से बाहर आ जाता है और उस कराटे वाले फिशमैन को बाहर आने के लिए कहता है और वो कराटे वाला फिशमैन वापस से बाहर आ जाता है। और इसके बाद वो फिशमैन बोलता है कि अब मैं तेरे ऊपर सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करने वाला हूँ जिससे कि तेरा बचने का चांस एकदम 0% हो जाएगा। और फिर सांजी अपना एकदम स्पेशल अटैक का यूज करता है और तभी सांजी अपना कोलेशियल सूट नाम का एक अटैक यूज करता है और उस फिशमैन को एक जबरदस्त लात मारता है। और जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि वो कराटे वाला फिशमैन हार चुका होता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि उसप मरा हुआ होता है लेकिन वो मरा हुआ नहीं होता है बल्कि वो नाटक कर रहा होता है ताकि ये फिशमैन यहाँ से चला जाए। और ये जो आसपास उसके खून गिरे हैं वो खून नहीं होता है बल्कि वो टोमेटो केचप होता है। फिर वो फिशमैन उसे मरा हुआ समझकर वहाँ से जाने लग जाता है और जैसे ही वो फिशरमैन वहाँ से चला जाता है तभी उसप उड़ जाता है और अपने शरीर पर धूल लगाने लग जाता है ताकि सबको लगे कि उसने बहुत बहादुरी से लड़ा है और साथ में बहुत सारे बहाने सोच रहा होता है ताकि लूफी जोरो सांजी को बता सके कि उसने इस फिशमैन को कैसे बहादुरी से हराया। और वो अपना झूठी कहानी सोचने लग जाता है जैसे वो मिस काया को अपनी झूठी झूठी कहानी सुनाया करता था। और तभी उसप सोचता है कि कैसे लूफी ने उसको अपना दोस्त माना था और जोरो ने कैसे हार को एक्सेप्ट किया मौत के लिए और एकदम बहादुरी से लड़ा। और सांजी जिसने नामी के लिए आरलोंग तक को चैलेंज कर दिया और जोनी और यासाकू अपना काम बखूबी कर रहे थे ताकि गांव वाले आरलोंग पायरेट से मारे ना जाए। और उसप समझ जाता है कि वो कितना बुरा इंसान है और 1 नंबर का डरपोक है वो। और फिर उसप रोने लग जाता है और तभी उसप भागने के बजाय बहादुरी से चिल्लाकर उस फिशमैन को बोलता है ओए रुक जा, अच्छा तू अभी तक जिंदा है? हाँ मैं जिंदा हूँ। और उसप अपना हथौड़ा निकालकर उस फिशमैन के ऊपर अटैक कर देता है और अपने
उंगली में एक रबड़ बैंड खींचता है, जिससे कि वो फिशरमैन एकदम देखकर उसे डर जाता है। और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि उसोप यहाँ से फिर से गायब हो गया है। और ये देखकर वो फिशरमैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने आसपास के जितने भी पानी रहते हैं उसे सोख लेता है। और वो फिशरमैन उस पानी को एक स्प्रे की तरह यूज करता है, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी पेड़ पौधे थे वो सारे डैमेज हो जाते हैं। उसोप उसकी फेस पर एक गोली मारता है, जिसकी वजह से उसके मुंह पर आग लग जाता है। वो फिशरमैन पानी के लिए तड़पने लग जाता है और लेकिन जैसे ही वो पानी की तरफ जाने लगता है उसोप बाहर आता है और उसे हथौड़े से मार मार कर उसके सर पर अंडा उगा देता है। और फाइनली उसोप उस फिशरमैन को हरा देता है। और इस तरफ आरलोंग पार्क के अंदर सांजी और जोरो बुरी तरह से पिट चुके होते हैं और आरलोंग सांजी पे एक बहुत जबरदस्त हमला करता है। ये हमला एकदम शॉटगन की तरह था और सांजी घायल होकर नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पर नामी भी आ जाती है और आरलोंग नामी से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आई हो। नामी बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने आई हूँ। मुझे मारने आई हो हाँ? और हंसने लग जाता है। मैं तुझे और तेरे गाँव वाले को नहीं मारूंगा, लेकिन तुझे मेरे लिए हमेशा काम करना होगा। तो बता मेरा ये डील मंजूर है तुझे? नामी ये डील सुनकर एकदम सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है कि अगर उसने ये डील एक्सेप्ट कर लिया तो लूफी और सारे विलेज वाले इस आरलोंग से बच जाएंगे। और तभी नामी सभी गांव वाले से कहती है मुझे माफ करना, क्या आप सभी लोग मेरे साथ मरने के लिए रेडी हो? और बस इतना सुनने की देरी थी और सभी गांव वाले एकदम तैयार हो जाते हैं आरलोंग पायरेट से लड़ने के लिए। और इस तरफ नोजी को फाइनली लूफी का हेल्प कर रही होती है और फाइनली लूफी जिंदा हो जाता है और लूफी के मुंह से बहुत ज्यादा पानी निकलने लग जाता है, बिल्कुल एकदम फाउंटेन की तरह। और इस तरफ जोरो आरलोंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसे डिस्ट्रैक्ट करके रोक सके और सांजी लूफी को जाके बचा ले। और फिर सांजी लूफी को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है और जोरो अपना तलवार निकाल के आरलोंग से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब तो मेरे आगे कुछ नहीं है, समझे तुम आदि मछली? और आरलोंग आदि मछली सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इस तरफ लूफी फाइनली होश में आ जाता है। बच्चे क्या तुम ठीक हो? और इस तरफ जोरो और आरलोंग एकदम आमने सामने होते हैं। तभी आरलोंग के ऊपर कोई अंडे से हमला कर देता है और यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसोप ने किया होता है। ओए नामी, मैंने इनमें से एक को हरा दिया जिसका मुंह बिल्कुल ऐसा था। आरलोंग ये सुनकर एकदम शॉक्ड रह जाता है। क्या तुमने चू को हरा दिया? चू उस बंदे का नाम होता है जिसे उसोप ने हरा दिया होता है। और तभी जोरो इस मौके का फायदा उठाकर आरलोंग के नाक पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके नाक को कुछ भी नहीं होता है। और इस तरफ हाची होश में आ जाता है और सांजी को रोकने के लिए पानी में कूद जाता है और उसके पीछे जाने लग जाता है। और जोरो का ध्यान जैसे ही हाची पर जाता है तो आरलोंग इस मौके का फायदा उठाकर सीधा जोरो के छाती पर अपने नाक से अटैक कर देता है और जिससे कि जोरो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और इस तरफ सांजी लूफी को पानी के अंदर फाइनली देख लेता है। हाची भी तभी वहाँ पर आ जाता है और जब नोजी को हाची को देखती है तो उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और नोजी को पर अटैक करने वाला होता है बहुत खतरनाक तरीके का अटैक का यूज करके। और इस तरफ हम जोरो को देखते हैं जो कि आरलोंग उसका गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है। और जोरो पहले से बहुत ज्यादा जख्मी होता है, लेकिन उसकी हालत अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। और आरलोंग जोरो को बैंडेज को देखता है और उसे हटाने लग जाता है और बोलता है कि आखिर तुमने इतने सारे बैंडेज क्यों लगाए हुए हैं? और आरलोंग जैसे ही उस बैंडेज को हटाता है वो देखकर बुरी तरह शॉक हो जाता है और नामी और बाकी गांव वाले भी ये नजारा देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। बैंडेज हटने की वजह से जोरो का बहुत सारा खून जमीन पर गिरने लग जाता है। फिर हम जोरो की चेस्ट को देखते हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से जख्मी थी और तभी आरलोंग जोरो को मारने वाला होता है। ये देखकर कि इतना खतरनाक बंदे को वो जिंदा नहीं रह सकता। और तभी जोरो आरलोंग को देखकर हंसने लग जाता है। और फिर पानी के अंदर हम हाची को देखते हैं। वो जैसे ही नोजिके को पंचेस मारने वाला होता है उसके शरीर के सारे घाव खुल जाते हैं और पूरा उसका शरीर खून से लथपथ हो जाता है और हाची वहीं पर मर जाता है। और सांजी इस मौके का फायदा उठाता है और लूफी के पत्थर के पास जाकर अपने लातों से उस पत्थर को एक ही बार में तोड़ देता है, जिसकी वजह से लूफी आजाद हो जाता है और लूफी स्ट्रेच होके वापस ऊपर जाने लगता है और हवा में उड़ जाता है। और ये देखकर नामी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और आरलोंग बहुत ज्यादा गुस्सा। लूफी अपना हाथ बढ़ा करके जोरो को पकड़ने की कोशिश करता है और उसे उछाल के कहीं दूर फेंक देता है। फिर लूफी आरलोंग पार्क के अंदर आकर उसको अपने सर से मारता है और उसके ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है, लेकिन इससे आरलोंग को कुछ भी नहीं होता है। फिर वो लूफी से पूछता है कि तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? और फिर आरलोंग लूफी का सर खाने के लिए आगे बढ़ता है और अपने दांत से बहुत जबरदस्त अटैक करता है, लेकिन लूफी उस अटैक को डॉज कर देता है। और फिर आरलोंग का जबड़ा एक पिलर के ऊपर तगड़ा जाता है और सबको लगता है कि इससे आरलोंग का जबड़ा टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो पिलर ही टूट जाता है। लेकिन आरलोंग को दांत को एक खरोच भी नहीं आती है। और फिर आरलोंग लूफी को बोलता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि फिशमैन और ह्यूमंस में क्या डिफरेंस होता है। और इस फाइट के ऊपर पूरे ईस्ट ब्लू का फ्यूचर डिपेंड होता है। अगर लूफी यहाँ पर हार गया तो पूरे ईस्ट ब्लू का फ्यूचर खतरे में हो जाएगा। फिर लूफी अपने हाथों से एक पत्थर को तोड़ देता है और तलवार उठाकर आरलोंग पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन आरलोंग उस तलवार को आसानी से तोड़ देता है और उसके एक तलवार को अपने दांतों के जबड़े से तोड़ देता
देता है, लेकिन लूफी फिर भी रुकता नहीं है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मार देता है, जिसकी वजह से आरलोंग नीचे गिर जाता है और उसके सारे दांत टूट जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इससे उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और आरलोंग अपने पुराने दांत को निकालता है और एक नया दांत उग जाता है। आरलोंग हंसता है और बोलता है, ऊपर वाले ने हमें ऐसी काबिलियत दी है जो तुम जैसे इंसानों के पास नहीं होती है, और कहता है कि अब तुझे मालूम पड़ा होगा कि तुझ में और मुझ में क्या फर्क है। फिर आरलोंग अपने दांतों को हाथ में लेता है और लूफी पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो लूफी नहीं होता है, बल्कि लूफी एक फिशरमैन को अपने हाथ में लेकर खुद को शील्ड की तरह यूज करता है और आरलोंग उसी के ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देता है। और ये देखकर आरलोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर आरलोंग अपने दोनों हाथ में दांत ले लेता है और लूफी के ऊपर हमला करने जा रहा होता है, और तभी लूफी को एक आइडिया याद आता है और आरलोंग के मुंह के ऊपर अटैक करता है और उसके दांत को बाहर निकालकर लूफी उसके दांत को अपने दांत में फंसा लेता है। और आरलोंग ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि आखिर तेरा ये मजाक कब तक चलने वाला है, हाँ। फिर आरलोंग लूफी के ऊपर हमला कर देता है और लूफी भी आरलोंग के ऊपर हमला करता रहता है और उसे आरलोंग के दांतों से काटता रहता है। और आरलोंग लूफी को बोलता है कि ये दांत लगाने से तुम मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे। दांत का यूज करने के लिए जबड़ा ताकतवर होना चाहिए, जो कि तुम्हारा जबड़ा बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है। हम फिशमैन एक सुपर स्पेसीज होते हैं और ये ताकत सिर्फ हमारे पास ही होता है, तुम जैसे चिंदी चोरों के पास नहीं होता है। और ऐसा बोल के आरलोंग लूफी के हाथों पर बहुत तेजी से काट देता है। लूफी बहुत ज्यादा दर्द से चिल्ला रहा होता है और अपनी एक टांग को ऊपर उठाकर आरलोंग के सर के ऊपर एक जोरदार वार करता है और उसे जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से उसके दांत खुल जाते हैं और लूफी अपना हाथ उसके दांतों से बाहर निकाल लेता है। लूफी और आरलोंग दोनों जमीन पर पड़े होते हैं। आरलोंग उठता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है, और जब लूफी उठता है वो देखता है कि आरलोंग यहाँ से जा चुका होता है। फिर लूफी पानी में देखता है और आरलोंग पानी के अंदर होता है, और आरलोंग पानी के अंदर से बोलता है कि एक बार मैं पानी के अंदर चला गया तो मुझे तुम छू भी नहीं पाओगे। फिर आरलोंग पानी के अंदर से अचानक से एक बहुत जबरदस्त हमला करता है, लेकिन इससे पहले लूफी कुछ समझ पाता लूफी जमीन पर गिर जाता है। आरलोंग का ये हमला बहुत ही जबरदस्त होता है और ऊपर आरलोंग वापस से जाकर खड़ा हो जाता है। वाह, तुम मेरे अटैक से बच गए, हाँ। तुम तो काफी ताकतवर लगते हो, लेकिन इससे तुम बच नहीं पाओगे। फिर आरलोंग वापस से अपने एक शार्क डार्ट नाम का अटैक का यूज करके लूफी पर हमला करता है और अपने नाक का यूज करके लूफी को मारने का कोशिश करता है। लूफी बहुत मुश्किल से अपना जान बचाता है, लेकिन आखिर में उसका हमला लूफी को लग जाता है और लूफी घायल हो जाता है और गांव के सभी लोग लूफी को छुप जाने को कहते हैं। लेकिन लूफी कहता है कि मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, बल्कि मैं आरलोंग को सबक सिखाऊंगा और उसे हरा कर ही रहूंगा और किंग ऑफ पायरेट बन के रहूंगा। और वो सीधा आरलोंग को चैलेंज करता है, आरलोंग बाहर आ, दम है तो बाहर आ जा आरलोंग। और फिर अपने उंगली को कुछ ऐसा यूज करता है शील्ड प्रोटेक्शन की तरह, और फिर आरलोंग बहुत तेजी से पानी के अंदर से बाहर आता है और लूफी पर अटैक करता है, लेकिन लूफी अपने हाथों से उसे रोक लेता है और वो दोनों जाकर बिल्डिंग में टकरा जाते हैं और लूफी नीचे गिरने लग जाता है। और फिर से आरलोंग जैसे ही लूफी पर हमला करने वाला होता है, लूफी अपने हाथों से एक जाली बना लेता है और इस टेक्निक का नाम है गम गम फिंगर शील्ड, और जिससे कि लूफी की उंगलियां किसी जाले की तरह बन जाती हैं और आरलोंग किसी मछली की तरह उस जाले में फंस जाता है और आरलोंग नीचे जमीन पर गिरने लग जाता है। लेकिन इससे पहले वो जमीन पर गिरता, लूफी अपना पैर लंबा करके आरलोंग पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे कि आरलोंग नीचे जाकर गिरता है और आरलोंग बुरी तरह से घायल हो जाता है और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे आरलोंग हार गया हो, लेकिन आरलोंग मरा नहीं होता है, बल्कि वो मरने का नाटक कर रहा होता है। और जैसे ही वो अपना आंखें खोलता है, उसका आंख एकदम चेंज हो जाता है, किसी डेविल की तरह लगने लग जाता है। और जैसे ही लूफी उसके करीब आता है, वो लूफी को गोल गोल घुमाकर उसे दूर फेंक देता है, लेकिन इससे लूफी को जरा भी चोट नहीं लगती है। फिर आरलोंग एक दीवार के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और अंदर से एक तलवार बाहर निकालता है। ये तलवार इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसे देखने पर सबकी रूह कांप जाती है। आरलोंग अपनी तलवार को उठाता है और लूफी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और लूफी उस अटैक से बचकर एक कमरे के अंदर चला जाता है। और लूफी जिस कमरे में जाता है, उस कमरे के अंदर बहुत सारे पेपर्स होते हैं, बल्कि ये कमरा किसी और का नहीं बल्कि नामी का होता है, जिसमें बहुत सारे नक्शे पड़े होते हैं। ये सारे के सारे सी चार्ट्स नामी ने बनाए हैं। ये नामी की 8 साल की मेहनत है, इसलिए नामी इस कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। और तभी आरलोंग बोलता है कि नामी मेरी दोस्त है। फिर लूफी बोलता है कि नहीं, नामी तेरी दोस्त नहीं है, बल्कि हमारी दोस्त है और हमारी शिप की नेविगेटर है। और तभी आरलोंग लूफी का मजाक उड़ाता है और बोलता है कि अगर नामी तुझ जैसे के लिए काम करेगी तो उसके लिए बहुत बेइज्जती की बात है। लेकिन लूफी उसके बातों को ध्यान नहीं देता है और सामने एक पेन को देखता है जिसमें कि बहुत ज्यादा खून लगा होता है। आरलोंग अपना तलवार लूफी के गले के ऊपर रख देता है और बोलता है कि इस पूरी दुनिया पर राज हम फिशरमैन करेंगे और सबसे पहले हम लोग ईस्ट ब्लू पर कब्जा करेंगे। लूफी अभी भी उस पेन को देख रहा होता है और आरलोंग लूफी से कहता है, क्या तू उस लड़की को हमसे अच्छा यूज कर पाएगा, हाँ? और ये सुनकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर लूफी उस पेन को नीचे रखता है और आरलोंग के तलवार को एक ही झटके में तोड़ देता है। तूने नामी का यूज करके बहुत बड़ी गलती कर दी आरलोंग। नामी, हाँ, मैं उसका यूज करूंगा और ग्रैंड लाइन को कब्जा करूंगा, वो मेरे बहुत काम की चीज है। लूफी एक लात मार के एक टेबल को तोड़ देता है और वो
बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी चीजों को बाहर फेंकने लग जाता है। और नामी बाहर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है और वो सब याद करती है कि ये वही रूम है जिसमें आरलोंग उसे 8 साल पहले लेकर आया था और आरलोंग इससे जबरदस्ती मैप बनवाया करता था। और नामी उस कमरे में हर दिन बेला मेरा और नोजिको को याद करते हुए गुजारती थी और हमेशा अपने आप को उस कमरे में अकेले पाती थी। आरलोंग लूफी के गले को काट रहा होता है, तभी लूफी आरलोंग के नाक को पकड़ता है और उसे टेढ़ा कर देता है। फिर लूफी आरलोंग को बोलता है, मुझे मालूम पड़ गया है कि नामी इधर से क्यों नहीं जा रही है, अब मैं इस कमरे को ही तबाह कर दूंगा। फिर लूफी अपने पैर को एकदम लंबा कर देता है किसी टावर की तरह और उस अटैक का नाम होता है बैटल एक्स। और तभी आरलोंग भी घूमते हुए लूफी पर अटैक करने आता है, लेकिन लूफी अपना पैर जो लंबा किया होता है उससे आरलोंग पर एक जबरदस्त अटैक करता है, जिससे कि आरलोंग नीचे जमीन में धंस जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और आरलोंग दर्द से चिल्लाने लगता है और 4 फ्लोर नीचे जाकर गिर जाता है। लूफी के इस अटैक की वजह से पूरी बिल्डिंग पर असर पड़ता है और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग टूट जाती है और आरलोंग पार्क नीचे गिर जाता है। सभी लोग ये चीज देखकर एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और सभी लोग लूफी का चिंता कर रहे होते हैं। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि इस लड़ाई में आखिर जीता कौन है। और तभी सूरज की रोशनी आरलोंग पार्क के ऊपर पड़ती है और हम देखते हैं कि लूफी जिंदा है और ये देखकर जोनी और यासाको रोने लग जाते हैं खुशी के मारे। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और लूफी चिल्लाकर बोलता है, नामी तुम मेरी दोस्त हो। और ये बात सुनकर नामी इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। उसोप, जोरो, सांजी बहुत ज्यादा खुश थे और गांव वाले तो नाचना शुरू कर देते हैं और लूफी को हवा में उछालने लग जाते हैं और फाइनली पूरा कोकोयाशी आइलैंड आरलोंग पार्क से आजाद हो जाता है। नामी लूफी के पास आती है और उसे उसका टोपी लौटा देती है और तभी वहाँ पर चूहे जैसा दिखने वाला नेवी कमांडर वहाँ पर आ जाता है। मैंने तुम्हारी सारी फाइट देख ली है, मुझे नहीं लगा था कि आरलोंग तुम जैसे से कभी हारेगा, क्योंकि अब आरलोंग हार चुका है तो उसकी सारी संपत्ति अब मेरे नाम होगी। और तभी जोरो इसकी बकवास सुनकर अपना आपा खो देता है और इसे मार मुर के घायल कर देता है। फिर नामी भी इसके पास आती है और अपना बदला पूरा करती है। ये बंदा नोजिको को गोली मार देता है जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था और बेला मेरे के बगीचों को भी खराब किया था और नामी इसके ऊपर एक डंडे से अटैक कर देती है और फाइनली सभी लोग खुश हो जाते हैं और गेनसान भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब जाके बेले मेरे को उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और हम देखते हैं कि ये चूहे जैसा दिखने वाला कॉलोनल लूफी के खिलाफ कंप्लेन करता है और यहाँ तक कि ये बंदा ये भी सिफारिश करता है कि लूफी को जिंदा या मुर्दा कैसे भी करके पकड़ा जाए और बोलता है कि इसके सारे तस्वीर को पूरे शहर में फैला दिया जाए और लूफी के खिलाफ एक वांटेड का पोस्टर छपवाया जाता है। और इस तरह पूरे विलेज में कोकोयाशी वाले लोग अपना आजादी दिवस मनाते हैं और सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन जोरो इस तरफ अपना ट्रीटमेंट करवा रहा होता है और इस तरफ नामी बेला मेरे के कब्र के सामने बैठी हुई थी और वो गेनसान से पूछती है कि गेनसान अगर बेला मेरा जिंदा होती क्या वो मुझे कभी पायरेट बनने देती। तभी नोजिको बोलती है कि अगर वो तुम्हें रोकती भी तुम कौन सा रुकने वाली थी। तभी नामी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। पूरा गांव जश्न मना रहा होता है और तभी रात में गेनसान बेला मेरे के कब्र के पास आते हैं। बेला मेरा तुम्हारी बेटियां अब बड़ी हो चुकी है, मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। तभी लूफी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि ये किसी का कब्र है क्या, ये जिसकी भी कब्र हो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कल से नामी तुम्हारे साथ एक नए सफर पर जाएगी और ध्यान रखना अगर नामी कभी भी रोई मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझ गया ना। हाँ सर समझ गया, मैं समझ गया, सॉरी सर। नामी अपने कमरे के अंदर होती है और उसने जितना भी सामान लूटा हुआ होता है वो सारा सामान वो गाँव वाले के लिए छोड़कर जाने लगती है और पीछे मुड़कर देखती है कि बेला मेरा वहाँ पर बैठी हुई थी। फाइनली 8 साल बाद हम आजाद हो गए मॉम और मैं सोच रही हूँ कि इस आइलैंड को छोड़कर मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए लूफी के साथ अपने नए सफर पर निकल जाऊँ मॉम। और तभी बेला मेरा वहाँ से गायब हो जाती है, बल्कि ये सब एक नामी की इमेजिनेशन होती है। और फिर नामी बाहर जाने लगती है और नामी को ऐसा महसूस होता है कि उसे जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो और फिर नामी पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। और अगले दिन ये लोग शिप को तैयार करने लगते हैं यहाँ से जाने के लिए। जॉनी और यासाकू को भी ये लोग यहाँ से बाय बाय कर देते हैं और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है और बोलती है शिप को चालू करो। नामी बिना किसी को कुछ कहे यहाँ से जाना चाहती थी और शिप के ऊपर छलांग लगाकर खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े को ऊपर करती है। भाई लोग अपना आंखें बंद कर लो, ये क्या कर रही है ये। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के वॉलेट्स गिर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि नामी जाते जाते सभी विलेजर्स का बटुआ मार के जाती है। सभी लोग इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और नामी सभी लोग को बाय बाय करती है और घेनसान लूफी को देखकर बोलते हैं लूफी अपना वादा मत भूलना, समझे। हाँ घेनसान मैं जानता हूँ। और ये लोग अपने एक नए सफर पर निकल जाते हैं और इसी के साथ आरलोंग पार्क यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग गोइंग मैरी को देखते हैं जहाँ नामी एक न्यूज़पेपर डिलीवरी वाले बर्ड से आर्ग्यूमेंट कर रही होती है। तुमने फिर से अपना प्राइस बढ़ा दिया, एक तो इतना चीप क्वालिटी का पेपर देते हो और ऊपर से पैसा भी बढ़ा देते हो। अगर तुमने दोबारा पैसा बढ़ाया तो मैं तुमसे न्यूज़पेपर कतई नहीं खरीदने वाली। और हम देखते हैं कि उस सब चिली सॉस के बोतल के साथ कुछ कलाकारी कर रहा होता है। नामी अब तो तुम्हें कौन सा आरलोंग को पैसे देने हैं, तो प्लीज पैसे के पीछे भागना बंद कर दो। तुम एक नंबर के गधे हो सब। अब जबकि सब कुछ खत्म हो गया है तो मैं अब पैसे अपने लिए जमा करूंगी और अपने लिए बहुत नए नए ड्रेस खरीदूंगी। नामी
नामी प्लीज क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओगी, मैं अपना कुछ बहुत जरूरी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि जब उसप एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तभी लूफी उसके ऊपर आकर गिर जाता है, जिससे कि वो चिली सॉस का बोतल उसके आंख में गिर जाता है और उसप के आंख से धुआं निकलने लग जाता है और बहुत ज्यादा आग फेंकने लग जाता है। और हम सांजी को देखते हैं जो कि शिप के अंदर ही ऑरेंज का पेड़ लगा देता है और वो फिर से नामी के साथ बंदीबाजी शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जब नामी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है तो उस पेपर के अंदर से कुछ पेपर गिरते हैं, जिसे देखकर लूफी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इसके बाद हम लोग मरीन HQ में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे सीनियर ऑफिसर बहुत ज्यादा टेंशन में बैठे होते हैं और सामने एक मरीन ऑफिसर कुछ फेमस पायरेट्स का पोस्टर लगा के बता रहा होता है कि ईस्ट ब्लू में एक नया रॉकी आया है जिसने कैप्टन मॉर्गन को हराया था। सिर्फ उसे ही नहीं, उसने बग्गी द क्लाउन जिसके ऊपर 15 मिलियन बेरिस थे उसने उसे भी हराया, डॉन क्रीक जिसका ऊपर 17 मिलियन बेरिस थे और तो और उसने ईस्ट ब्लू के रूलर आर्लोंग को भी हराया जिसका बाउंटी 20 मिलियन बेरिस थे। और जिसने इसे हराया है उसका नाम है मंकी डी लूफी जिसका स्टार्टिंग बाउंटी है 30 मिलियन बेरिस। और हमें इसे डेड या अलाइव कैसे भी करके पकड़ना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके बाद हम लोग एक नेवी ऑफिसर को देखते हैं जो कि बहुत सारे मरीन सोल्जर्स को मोटिवेट करता है और बोलता है जिसको भी जाना है वो छोड़ के चले जाए, बाद में भागने का कोई चांस नहीं मिलने वाला है और हमें उन पायरेट्स को हरा करके जस्टिस लाना है। तो जो भी छोड़ना चाहता है वो छोड़ के चला जाए और जो मेरे साथ रहना चाहता है वो अपना हाथ ऊपर करे। समझ गए तुम लोग? जी सर। और इस खबर के बारे में लूफी के सभी जान पहचान वाले लोगों के पास उसका खबर पहुंच जाता है। मिस काया ये खबर सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कोबी भी लूफी के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है। गाइज ये वही बंदा है जिसे हमने एपिसोड नंबर 1 में देखा था। बराती रेस्टोरेंट में चीफ जेबी सांजी के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम लोग वापस गोइंग मैरी में देखते हैं जहाँ लूफी अपने बाउंटी का शो ऑफ कर रहा होता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। और भाई ये लोग नाचना वाचना शुरू कर देते हैं, इन्हें नहीं मालूम क्या होने वाला है। तभी नामी इन सभी को बोलती है कि अरे तुम लोग को मालूम नहीं है क्या, तुम्हारा बाउंटी आ गया, इसका मतलब हम लोग बहुत खतरे में हैं। ईस्ट ब्लू हमारे लिए अब सेफ जगह नहीं है। और जोरो भी यही बातें सोच रहा होता है। 30 मिलियन बेरीज, हाँ ये बात हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गई होगी, अब वो हमें मारने के लिए कुछ भी कर सकती है, हमें यहाँ से कैसे भी करके बहुत जल्दी से निकलना होगा। इसके बाद हम लोग फुल बॉडी को देखते हैं, हाँ वही बंदा जिसे सांजी ने पीटा था। तभी उसका एक बंदा आता है और उसे बोलता है बॉस एक जरूरी खबर है, और वो लूफी का पोस्टर दिखाता है। जब फुल बॉडी उस पोस्टर को देखता है तो कुछ याद करने की कोशिश करता है, इसे मैंने कहीं तो देखा है। फिर अपने बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर डालने के बाद उसे सब कुछ याद आ जाता है, अरे ये तो वही बंदा है जिसे मैंने बराती रेस्टोरेंट में देखा था और इसे हराना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है और मैं इसे पकड़कर अपना फॉर्मर फुल बॉडी ल्यूकुलेंट का टाइटल वापस ले लूंगा। इसके बाद वो अपने बंदे लोग के पास दौड़कर जाता है और बोलता है कि सब लोग तैयार हो जाओ, हमें बैटल में जाना है। किधर बॉस, मुझे तो कोई बैटल वेटल नहीं दिख रहा है। तभी उसी के शिप के बगल से लूफी का शिप गुजरता है और फिर फुल बॉडी उसके पास जाकर बोलता है मंकी डी लूफी यू आर अंडर अरेस्ट, और तभी अपने कैनन से उसके शिप के ऊपर फायर कर देता है। और जोरो आकर बोलता है लूफी इसे मैं देखता हूँ, और जोरो इस कैनन को अपने तलवार से 2 हिस्से में काट देता है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर वो लूफी के शिप के ऊपर आकर लूफी को एक जोरदार मुक्का मारता है जिसकी वजह से लूफी का सर पीछे चला जाता है। क्योंकि वो रबर का बना हुआ है तो उसका मुंडी वापस आके फुल बॉडी के सर के ऊपर टकरा जाता है जिससे कि वो घायल हो जाता है और उसके सभी चेलों को मार मुर के समुद्र में फेंक देता है। तभी वहाँ पर सांजी आता है और सांजी को देखकर फुल बॉडी बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के कारण वो पानी में छलांग लगाकर कूद जाता है। इसके बाद हम लोग किसी दूसरे आइलैंड पर देखते हैं जहाँ पर एक बंदा टेलीकॉप से देखता है कि इस आइलैंड पर कोई आ रहा होता है और वो ध्यान से देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मी हॉक होता है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर मी हॉक उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? मुझे तुमसे नहीं, मुझे तुम्हारे बॉस से काम है। तुम्हारा लीडर कहाँ है? फिर हम लोग सांग्स को देखते हैं। क्या हुआ होकाई, तुम मुझसे लड़ने आए हो क्या? नहीं, जब से तुम्हारे लेफ्ट आर्म का कटने का खबर सुना है मुझे तुमसे लड़ने का कोई इच्छा नहीं है। तभी होकाई लूफी का वांटेड पोस्टर दिखाता है जिसे देखकर शैंक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अब मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं जाने दूंगा, अब तुम आ ही गए हो तो तुम्हें हमारे साथ पार्टी करनी होगी। और दोनों मिलकर पार्टी शार्टी करने लग जाते हैं, पियो पियो हा 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 हा। इसके बाद हम लोग लूफी के होम टाउन पर देखते हैं जहाँ पर लूफी की खबर सुन के सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और गोइंग मैरी में नामी बता रही होती है कि, और इसके बाद हम लोग गोइंग मैरी में नामी को देखते हैं जो कि बता रही होती है कि हम लोग बहुत ही जल्द ग्रैंड लाइन के रास्ते पर पहुंचने वाले हैं और उधर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता होता है रिवर्स माउंटेन से होकर। हाँ मुझे भी जेफ ने बताया था कि उधर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तभी लूफी बोलता है कि हमें वहां जाने से पहले कुछ मीट वीट खा लेना चाहिए, फिर हम लोग जाएंगे ग्रैंड लाइन
आइलैंड पर। तभी नामी बोलती है कि एक बहुत फेमस जगह है जिसका नाम है लॉग टाउन, और ये वही जगह है जहाँ पर किंग ऑफ पायरेट गोल्डी रोजर को एग्जीक्यूट किया गया था। और ये सुन के लूफी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। क्या लूफी, क्या तुम वहाँ पर जाना चाहोगे? हाँ जरूर। के बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो लूफी का वांटेड पोस्टर देखकर स्माइल कर रही होती है। फिर हम लोग कैप्टन बगी को देखते हैं जो कि अपने चाचा के साथ बैठा होता है। और गाइस, ये वही बंदा है जिसे हमने पिछले किसी पार्ट में देखा था, और ये दोनों अपनी दुख भरी कहानी एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। अब इसके बाद बगी के जाने का समय आ जाता है और अपना बगी कैप्टन जैक स्पैरो की तरह समुद्र के एक नए सफर पर निकल जाता है। लेकिन इसका सफर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि बगी की नाव टूट जाती है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर उसके ऊपर दोबारा हमला करने वाला होता है तभी उसके सिर पर कोई गोली मार देता है। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो शिप के ऊपर एक खूबसूरत सी लड़की होती है। फिर वो शिप के ऊपर जाता है। तुम कितनी खूबसूरत हो, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? देखो, ये जरूरी बात नहीं है मेरा नाम क्या है, ये पोस्टर देखो, क्या तुम इसे जानते हो? फिर वो लड़की लूफी का वांटेड पोस्टर दिखाते हुए पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो? और बगी जैसे उस फोटो को देखता है तो वो शॉक होकर बोलता है, हाँ मैं इसे जानता हूँ, इसे तो मुझे अपना बदला लेना है। और दोनों लूफी को मारने के लिए हाथ मिला लेते हैं। और जब हम इसके शिप को दूर से देखते हैं तो वो किसी दिलविल के शेप में बना होता है। अब इसके बाद ये लोग एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ बगी के दोस्त मोजी और काबाजी बहुत ज्यादा बुरी हालत में होते हैं। और बगी उन दोनों से पूछता है, तुम दोनों की हालत किसने की? फिर वो दोनों बोलते हैं कि बॉस, यहाँ के रहने वाले आदिवासियों ने हमें बहुत पिटा, हमारे सारे साथियों को भी बंदी बना लिया। और इस आइलैंड पर बगी के सारे बॉडी पार्ट्स भी होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं बगी ने चॉप चॉप नाम का एक डेविल फ्रूट खाया है, जैसे कि वो अपने बॉडी को मल्टीपल पार्ट्स में बांट सकता है। फिर बगी अपने सारे बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करके जोड़ लेता है और वापस से बड़ा बन जाता है। और बगी को देखकर उसके सारे चेले लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और जाके उन सभी आदिवासियों को मार देते हैं और अपने सारे क्रू मेंबर्स को छुड़ा लेते हैं। और वापस से बगी के सारे क्रूमेट्स वापस से जुड़ जाते हैं और इसके साथ ये रहस्यमय लड़की भी उसके साथ जुड़ जाती है। अब दूसरी तरफ हम जोरो को देखते हैं जो कि बोलता है कि मुझे एक आइलैंड दिख रहा है। और नामी बोलती है कि हाँ यही है लॉग टाउन। और लूफी उस आइलैंड को देखकर कहता है कि अच्छा, तो ये है वो जगह जहाँ किंग ऑफ पायरेट गोल्डी रोजर को एग्जीक्यूट किया गया था। फिर थोड़ी देर बाद ये लोग लॉग टाउन पहुंच जाते हैं और उसप अपने लिए नए गुलेल लेने वाला है और सांजी खाने पीने का सामान और जोरो अपने लिए नए तलवारें और नामी अपने लिए नए कपड़े लेने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं सभी लोग। लेकिन अपना लूफी एकदम अलग होता है, उसको गोल्डी रोजर का एग्जीक्यूशन पॉइंट देखना होता है, तो वो एग्जीक्यूशन पॉइंट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद हम लोग नेवी के हेडक्वार्टर्स में देखते हैं जहाँ पर एक बंदा भागते भागते आता है और बोलता है, कैप्टन स्मोकर, अभी अभी नेवी हेडक्वार्टर्स ने एक वांटेड पोस्टर निकाला है और ये कोई आम पायरेट नहीं है, इसके ऊपर 30 मिलियन बाउंटी है और इसका नाम है मंकी डी लूफी। और खबर से मालूम पड़ा है कि ये लॉग टाउन में एंटर कर चुका है। फिर कैप्टन स्मोकर बोलता है, 3 करोड़, हाँ ये तो बहुत ज्यादा है, लगता है मुझे इसे पकड़ना ही होगा। और कैप्टन स्मोकर उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम जोरो को देखते हैं जो कि तलवारें खरीदना चाहता था लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगी थी, तो वो सोच रहा था कि इसे खरीदूं या नहीं। फिर उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और जब वहाँ जाके वो देखता है तो वहाँ कुछ बंदे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। फिर वो बंदे उस लड़की के ऊपर हमला करते हैं लेकिन वो लड़की उनके ऊपर तलवार से हमला करके एक ही बार में उन्हें हरा देती है। और लड़ाई के दौरान उस लड़की का चश्मा नीचे गिर जाता है और जोरो उस चश्मे को उठा करके उस लड़की को देना चाहता था। फिर वो जो देखता है उससे वो एकदम हैरान रह जाता है और हैरान होकर उस लड़की का चश्मा गलती से तोड़ देता है। फिर वो देखता है कि उस लड़की का शक्ल एकदम उसके बचपन के दोस्त क्वीना की तरह था, वही लड़की जिसे जोरो ने वादा किया था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन बनेगा। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो कि रास्ता भटक गया था और बस इधर उधर घूम रहा था। फिर वो एक बोर्ड पढ़ता है जिस पर बार गोल्डी रोजर लिखा था, लेकिन वो सिर्फ गोल्डी रोजर पढ़ता है और उस बार के अंदर जाने लगता है। फिर जब वहाँ पर पहुंच जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था। लूफी उससे पूछता है, आप यहाँ पर काम करते हो क्या? ये जगह तुम जैसे बच्चों के लिए नहीं है, चले जा यहाँ से। फिर लूफी बोलता है कि मुझे गोल्डी रोजर का एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म देखना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ है? लूफी उसके टेबल पर एक खोपड़ी देखता है और ये कोई आम खोपड़ी नहीं थी, ये खोपड़ी एक किलर जायंट की थी जिसने 100 से भी ज्यादा पायरेट्स को मौत के घाट उतार दिया था और इसे गोल्डी रोजर ने एक ही बार में खत्म कर दिया था। और गोल्डी रोजर की ये बहादुरी वाली कहानियां सुन के लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी गोल्डी रोजर का कहानी बताने लगता है कि कैसे उसने ग्रैंड लाइन को कॉन्क्योर किया था। वो बोलता है कि जब बहुत से लोग ग्रैंड लाइन में गए थे तब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा था क्योंकि किसी को भी ग्रैंड लाइन के बारे में नहीं पता था और इसी वजह से लोगों के अंदर ग्रैंड लाइन के जाने का डर बैठ गया था। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर उसी बार में जहाँ लूफी बैठा हुआ था उसी जगह गोल्डी रोजर बैठा होता है और ओनर से बोलता है, और ये वही ओनर है जो प्रेजेंट में अभी बूढ़ा हो चुका है। गोल्डी रोजर बोलता है, मैं ग्रैंड लाइन पर जाने वाला हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? पागल मत बनो, वहाँ जो भी गया है वहाँ से आज तक कोई भी जिंदा बच के नहीं आया, तभी तो मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। बैक इन प्रेजेंट फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि जब सभी को पता चल जाता है कि
ग्रैंड लाइन से गोल्डी रॉजर वापस आ गया है और आज से 22 साल पहले गोल्डी रॉजर को एग्जीक्यूट कर दिया गया था और उसी समय से ग्रेट पायरेट एरा की शुरुआत हुई थी। फिर लूफी उस बूढ़े आदमी को बोलता है कि मैं भी ग्रैंड लाइन पर जाना चाहता हूँ और सारे सी को कॉन्क्योर करना चाहता हूँ और वन पीस खजाने को ढूंढ के मैं किंग ऑफ पायरेट बनूंगा। पहले तो ये बूढ़े आदमी को लूफी की ये सारी बातें बकवास लगती है, फिर जब उसके अंदर वो गोल्डी रॉजर का झलक देखता है तो उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता है। इसके बाद हम 22 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर गोल्डी रॉजर को पकड़ लिया गया था और मौत उसके सामने थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, एक अलग सी स्माइल थी। फिर वो कसाई उसके छाती पर 2 तलवारें रख देते हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाकर बोलता है, हे किंग ऑफ पायरेट गोल्डी रॉजर, तुमने अपने जिंदगी का सारा खजाना कहाँ पर छुपा कर रखा है? वही कीमती खजाना, वन पीस। तभी गोल्डी रॉजर के चेहरे पर एक अलग सी स्माइल थी। फिर वो हंसने लगता है, हा 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 हा। अगर तुम लोगों को मेरा खजाना चाहिए तो उसे ढूंढ लो, इस दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। अगर जिसको भी मेरा खजाना चाहिए तो जाओ ढूंढ लो, वो समुद्र में कहीं छुपा हुआ है। तभी एग्जीक्यूशनर गोल्डी रॉजर के छाती पर तलवार घुसा देते हैं और इसी के साथ गोल्डी रॉजर की मौत हो जाती है। लेकिन मरते वक्त भी उसके चेहरे पर एक अलग सी स्माइल थी और ये बंदा हंसते हंसते मौत को स्वीकार कर लेता है और इसी समय से ग्रेट पायरेट एरा शुरू हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को वन पीस का पार्ट्स पसंद आ रहा है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।